हमारे यहाँ मुद्रास्फीति में सबसे बड़ी चिंता कहाँ है, उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चिंता ओरिजिनल कवर पेज में अगर आप देखोगे तो अशोक चक्र को एक तरह से स्तंभ बनाते हुए कि हाँ, कीन्स की बहुत फेमस थ्योरी है, जॉन मेनार्ड कीन्स को आप जानते ही होंगे, और एक अंतर्बाह्य क्षेत्रकों के बारे में बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं टॉबिन। यहाँ पे उन्होंने पहले तो वैश्विक स्तर पे कहा है कि 2023 में जो लाल सागर में प्रस्तावना ने पूरे सर्वे में इस बात का महत्व किया है कि आईएमएफ कहता है कि प्रत्येक देश अपने भुगतान संतुलन का एक ब्यौरा रखे, जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल कहते हो। जो लोग क्लास में रहे उन्हें ध्यान रहा होगा कि हमने इसको चिन्हित किया था कि बोइंग आया है तो कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो सिविल एविएशन पे सीधे से क्वेश्चन है। आप सबका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आर्थिक सर्वे के बारे में, और इससे पहले की कक्षाओं में, पिछले सेशन में हमने बात की मुख्य रूप से कि आर्थिक सर्वे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये दस्तावेज दिया क्या जाता है और कैसे आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम के लिहाज से आपको एक तो ये कि कई बार जो नए शब्दावलियाँ होती है, जैसे हमने देखा फाइनेंशियलाइजेशन एक नया शब्द काफ़ी चर्चा में रहा, पीएमआई की बहुत सारी बातें हुई इस बार कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है, तो इस तरह की शब्दावली प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं वो। और जो इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इकोनॉमिक सर्वे का है वो यही है कि मेंस के एग्ज़ाम में आप यहाँ जो डिस्कशंस डिबेट सुनते हो उस पर सवाल आते हैं। मतलब साल दर साल आपको दिखेगा कि आप सवाल उठा के देखो और इकोनॉमिक सर्वे देखो तो आपको दिखेगा कि हाँ, इसकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे में हुई थी, उन्होंने इन बातों में विमर्श किया था, कुछ सुझाव दिए थे, सलाह दिया था। और इसलिए मैं आपको ये भी कहा था कि आर्थिक सर्वे को से सबसे अधिक लाभान्वित होने का तरीका ये है कि आप अपने रूटीन जो पढ़ाई करते हैं उसमें जब कोई चैप्टर पढ़ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने इन्फ्लेशन पढ़ा, उसके बाद आप देखिए इस बार का सर्वे क्या कह रहा है इन्फ्लेशन को लेकर, कोई खास विमर्श है उसको वहीं ऐड कर लीजिए, कोई महत्वपूर्ण डेटा है उसको वहीं ऐड कर लीजिए, ताकि जब मेंस में अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो सर्वे की मुख्य बातें भी रिवाइज हो जाए। इस तरह से आप ज़्यादा लाभान्वित होते हो जब हम सर्वे की बात कर रहे होते हैं। कुछ भी ऐसा नया हुआ है जो पॉलिसीज़ को लेकर महत्वपूर्ण है, जो एक नई दिशा की बात कर रहा है, जैसे आप आजकल देखो, आजकल कार्बन बॉर्डर ट्रेड की बहुत बात हो रही है, नो जो है कार्बन ट्रेड बॉर्डर सिस्टम जो है वो उस पे ज़िक्र किया गया है इकोनॉमिक सर्वे। अभी आपको चाहिए कि जब आप पर्यावरण पढ़ रहे हो तो थोड़ा-सा उसकी जानकारी वहीं पे इकट्ठा कर ली कि क्या बातें हैं, क्या पूरा यूरोपियन यूनियन का नियम क्या है, इत्यादि, इत्यादि। तो ये जो है ये इस तरह से आप सर्वे से ज़्यादा बेहतर लाभान्वित हो सकते हैं। हमने आपको ये भी कहा था, एक बार मैं एक त्वरित पुनरावलोकन कराऊं जो लोग कल ना रहे हों, कि पहला जो प्रस्तावना है वो इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रस्तावना ने पूरे सर्वे में इस बात का महत्व किया है कि डीरेगुलेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से वैश्विक रूप में अनिश्चितता है, एक तो लगातार आप देख रहे हो यूक्रेन का युद्ध है, फिर आप देख रहे हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में लगातार अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में संकट है। तो इन सब के चलते ये बहुत ज़रूरी है कि हम विनियमन को जो है इस समय अपनी प्राथमिकता बनाएं, डीरेगुलेशन को प्राथमिकता बनाएं। उस डीरेगुलेशन से 3 बड़े फ़ायदों का ज़िक्र किया गया कि एक तो जो व्यवसाय करने की लागत है वो कम होगी, नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के विकल्प बढ़ेंगे। तो आपका पूरा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि हाँ, डीरेगुलेशन क्या, बल्कि अगर आप देखो, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार का भी कवर पेज जो है वो, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो अशोक चक्र से बात कर रहा है। जो मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा भी था कि ये समय आ गया है कि हम अपनी आकांक्षाओं, अपनी समझ, अपने स्रोत, अपनी सीमाओं के आधार पर जो भी नीतियां हैं उसको लोकीकृत करें, बजाय इसके कि हम वैश्विक जो मानक है उनका ही प्रयोग करते रहें। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्रोतों और अपनी सीमाओं के हिसाब से जो भी, चाहे एसडीजी के टारगेट हैं या अवसंरचना निर्माण के टारगेट हैं, उन सब को हम अपने स्तर पर व्यवस्थित करें। मैंने आपको ये भी कहा कि जैसे अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जहाँ पे हमारे पास पर्याप्त स्रोत हैं, बजाय ऐसे, क्योंकि अभी हम हैवी एंड प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट बहुत फोकस नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि हम मिडिल एंड प्रोडक्ट्स, जो मध्यम दर्जे के प्रोडक्ट्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो कवर पेज अगर आप ध्यान से देखो, हालांकि ये जो कवर पेज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस कवर पेज में विजन ने अपनी की तरफ से ये मेक इन इंडिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उसको ऐड किया गया है। ओरिजिनल कवर पेज में अगर आप देखोगे तो अशोक चक्र को एक तरह से स्तंभ बनाते हुए कि हाँ, हम अपने स्रोतों, अपनी सीमाओं को अपनी समझ के हिसाब से,
ना कि पाश्चात्य सोच के हिसाब से चीज़ों को देखें। और लगभग हर क्षेत्र की बात की गई है, कृषि की बात हुई है, वैश्विक लेन-देन की बात हुई है, अवसंरचना निर्माण की बात हुई है और अवसंरचना में भी तीनों अवसंरचना की बात हुई है। जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अवसंरचना के 3 प्रकार होते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक अवसंरचना, सामाजिक अवसंरचना और डिजिटल अवसंरचना। इन तीनों पे हमें काम करना होगा। तो पूरा जो है ये ताना-बाना इसी बात की बात कर रहा है कि हम अपने स्रोतों को अपनी स्थानीय समझ, स्थानीय स्रोत और हमारी जो सीमाएँ हैं, जो हमारी अपनी परंपरागत समझ भी है, उसको हम बिल्कुल अनदेखा ना करें। क्योंकि जो चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा सटीक बैठती है, वो ज़रूरी नहीं यहाँ भी बैठे, यहाँ ज़्यादा सटीक बैठे।
कल मैंने आपको ये भी कहा था कि प्रस्तावना ने इस बात का भी जिक्र किया है कि यूरोपीय संगठन में जिस तरह की इस समय दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह की वहाँ चुनौतियाँ आ रही हैं, उन चुनौतियों के चलते कहीं न कहीं ये होने वाला है कि ये जो पूरा ताना-बाना है आर्थिक लेन-देन का, व्यापार का, विनिमय का, वो बदल रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो अनिश्चितता का दौर है यूरोपीय संघ में, उससे कैसे निपटा जाए। पिछला वर्ष पूरा इलेक्शन का वर्ष रहा, लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या विश्व में इलेक्शंस में थी। आप देख रहे हो 3 बड़े देशों में इलेक्शन, भारत में, यूएसए में और इवन इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का भी ज़िक्र किया गया क्योंकि इंडोनेशिया में सरकार बदली है। तो इन सब चीज़ों पर हमने कल विमर्श किया था कि क्या मुख्य बातें हैं। आज हम 2 और चैप्टर्स पे बात करना चाहेंगे। एक जो चैप्टर है वो है कि बाह्य क्षेत्र की क्या स्थिति है और दूसरा मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण समझना कि जब तक आप बाह्य क्षेत्रकों को क्योंकि भारत में मैंने आपसे कल कहा भी कि कंजम्पशन मजबूत हुआ है। आप जानते हो कि जीडीपी जब हम देखते हैं तो किस संदर्भ में देख रहे होते हैं, मांग के संदर्भ में, CGI-X-M में। तो सी में मजबूती आई है, ये अच्छी बात है। लगातार 60 के आसपास है कुल जीडीपी उत्पादन का, तो वो अच्छी खबर है। लेकिन हमें अपने एक्सपोर्ट को, अपने निर्यात को भी बहुत प्राथमिकता देनी होगी, तभी रोजगार भी सृजित हो पाएगा और जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें अपनी आप जो है भागीदारी को बढ़ा पाएंगे। तो अगर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, जिसको आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल सेक्टर या बाह्य क्षेत्र की क्या स्थिति है, तो जो भी आपका बाह्य क्षेत्रक या एक्सटर्नल सेक्टर की स्थिति है, एक्सटर्नल सेक्टर, इसमें क्या क्या चीजें आपसे उम्मीद की जाती हैं कि आपकी समझ होनी चाहिए और इकोनॉमिक सर्वे किस किस की बात करेगा। आप जानते हो कि आईएमएफ के दिशा निर्देशों को मानते हुए, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल, पहले मैं कुछ मूलभूत बातें बताऊंगा तब चैप्टर पे आएंगे तो समझना ज्यादा आसान रहेगा। सो आईएमएफ कहता है कि प्रत्येक देश अपने भुगतान संतुलन का एक ब्यौरा रखे, जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल कहते हो। अभी फिलहाल बैलेंस ऑफ पेमेंट मैनुअल 6 प्रभावी है। इसमें हम ये देखते हैं कि पूंजीगत खाता की क्या स्थिति है और चालू खाता की क्या स्थिति है। तो चालू खाता कैसा है और पूंजीगत खाता कैसा है, एक तो ये देखा जाता है। चालू खाते में हम मुख्य रूप से 2 चीजें देख रहे होते हैं। पण्य वस्तुओं का आयात निर्यात कैसा है, जिसको आप मर्चेंडाइज बोलते हो, कि आयात निर्यात की क्या स्थिति है, और अदृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात की क्या स्थिति है। अदृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात की क्या स्थिति है। इसी के अंतर्गत आप नेट ट्रांसफर को भी देख रहे हो, तो नेट ट्रांसफर जो रेमिटेंस वगैरह आते हैं उनकी क्या स्थिति बन रही है। पूंजीगत खाते में आप विशेष रूप से 3 चीजें देखते हो। एक तो आपके पास इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफपीआई की क्या स्थिति है। दूसरा आप देख रहे हो तो पूंजीगत खाते में की क्या स्थिति बन रही है ऋण की। ऋण में भी 2 हिस्से होते हैं, जो देशों द्वारा ऋण लिया गया, जिसको आप सोवरेन ऋण बोलते हो, संप्रभु ऋण, देश के द्वारा लिया गया ऋण, और दूसरा आप ये देखते हो जिसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहा जाता है, ईसीबी। ईसीबी की क्या स्थिति है और बैंकिंग पूंजी की क्या स्थिति है। तो जब भी हम किसी देश के बाह्य क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं तो इन मदों में देख रहे होते हैं कि इनकी क्या स्थिति बन रही है, क्या ओवरऑल सिचुएशन इन मदों में है। साथ ही जब भी हम किसी देश का बाह्य क्षेत्र देखेंगे तो उसमें यह भी देखेंगे कि उनकी विनिमय दर की क्या स्थिति है। विनिमय दर, क्योंकि आप जानते हो किसी भी देश की स्थानीय करेंसी अगर कमजोर होती है, जब भी स्थानीय करेंसी कमजोर होगी तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है, पर स्थानीय करेंसी जब जो है कमजोर होती है तो आयात महंगा हो जाता है। तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है, आयात महंगा हो जाता है, और अगर करेंसी मजबूत होती है तो आयात सस्ता होता है, निर्यात को बाधा पहुंचती है। ऐसे में आपको देखना होता है कि आप अपनी करेंसी को कहां रखना चाहते हो। जैसे चाइना तो जानबूझ के कमजोर करता है। भारतीय की सब दुविधा यह है कि जब तक चालू खाता नकारात्मक रहेगा तब तक हम अपनी करेंसी को बहुत कमजोर नहीं कर सकते। जितना कमजोर करेंगे उतनी दिक्कत बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जो नए अभी आरबीआई गवर्नर आए हैं संजय जी, वो लगातार इस बात की बात कर रहे हैं कि हम रुपए को कमजोर करने वाले स्ट्रेटजी पर हैं, जहां हम चाह रहे हैं कि रुपया थोड़ा कमजोर हो। और अगर आपको रुपया कमजोर करना है तो फिर एक और चीज की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है कि आपका जो है आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। अगर आपके पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व है तब आप ये रिस्क ले सकते हो
कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई तो हमने फिर डॉलर को उपलब्ध करा दिया। जैसे फॉरेक्स क्या होता है कि कोई भी देश विदेशी मुद्राएं कितनी रख रहा है, जाहिर सी बात है वो कैश तो रखेंगे नहीं, तो अन्य देशों के वो बॉन्ड्स खरीद रहे होते हैं, अन्य देशों का बॉन्ड है, उनके यहाँ अकाउंट में पैसा रखा हुआ, इस तरह से गोल्ड है, तो आप देख रहे हो लगातार आरबीआई गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेक्स पोजीशन स्ट्रांग रहे। जितना ये स्ट्रांग रहेगा हम ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि निर्यात बढ़ाना है तो रुपए को कमजोर करना पड़ेगा, और रुपए को जैसे कमजोर करेंगे आयात महंगा हो जाएगा, और हम आयात करते भी, आयात वैसे भी महंगा है अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, जो आप देख रहे हो होमरूज स्ट्रेट में चल रहा है। उधर पनामा नहर में भी दिक्कत है, क्योंकि पनामा नहर का पानी सूखा है। आप जानते हो कि पनामा नहर अपने आप ही नेचुरली काम करती है वाटर फोर्स से, तो पानी कम होने की वजह से वो ट्रेड भी बाधित हो रहा है। तो पनामा का बाधित होना, इधर स्टेट ऑफ होमरूज का बाधित होना, प्लस उधर यूक्रेन की समस्या है ही है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी कि हमारा फॉरेक्स जितना स्ट्रांग रहे, और किसी भी देश का भुगतान संतुलन कितना अच्छा है ये उसके फॉरेक्स की कैपेसिटी से देखा जाता है, कि उनके पास अगर मान लीजिए डॉलर आज ही बंद हो जाए तो कितने दिन तक आयात निर्यात मैनेज कर पाएंगे। तो जितना अच्छा, अगर 6 महीने से ज्यादा तो हम कहते हैं अच्छी स्थिति है। हमारा लगभग 11 महीने फिलहाल 10.9 महीने का आसपास हमारा फॉरेक्स मौजूद है, और यही अगर एक हफ्ते से कम रह जाता है तो आप कहते हो भुगतान संतुलन की समस्या हो गई। सो ये सारी बातें आप देख रहे होते हो किसी भी देश के जब बाह्य क्षेत्रों को देखते हो। साथ ही मैंने आपको बताया कि जब हम भारत में बात करते हैं आयात निर्यात में, तो निर्यात के संदर्भ में हम ज्यादा निर्यात किन चीजों का करते हैं? ज्यादा निर्यात होता है हमारा पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट का, पीओएल जिसको आप बोलते हो, इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरीज का। इसीलिए हम उसके अलावा उसको किनारे रखते हुए और चीजों में निर्यात की क्या स्थिति है इसका भी जायजा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों निर्यात में एक तकनीकीगत समस्या है। अगर हम पेट्रोलियम उत्पाद का ज्यादा निर्यात करते हैं तो हमें कच्चा तेल बाहर से ज्यादा मंगाना पड़ता है। कच्चा तेल अब इस समय, आज की अगर मैं स्थिति की बात करूं, हालांकि जब सर्वे लिख रहा था तो थोड़ी स्थिति ठीक थी, आज की स्थिति यह है कि हम जितना कच्चा तेल की हमारा रिक्वायरमेंट है सारी चीजों को मिला के 89%, 89% में इंपोर्ट कर रहे हैं। 89%, क्योंकि भी रिलायंस की भी यूनिट में भी प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, तो 89% हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, जो जाहिर सी बात है हमारी निर्भरता को और ज्यादा दिखा रहा है कि हम ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। तो जब भी हम बाह्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन सभी घटकों को भी देखा जाता है। एक चीज और भी हम सर्वे में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या किया जा रहा है या क्या ऐसे सुझाव हैं जिससे हम निर्यात का प्रोत्साहन कर सकें। निर्यात का प्रोत्साहन दो चीजों से होता है। एक तो ये कि हम जो टैरिफ प्लान्स हैं, टैरिफ में छूट दें, तमाम तरह के टैरिफ। डब्ल्यूटीओ कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो तरह की बाधाएं होती हैं, टैरिफ बाधाएं हो सकती है, नॉन टैरिफ बाधाएं हो सकती हैं। टैरिफ बाधा तो भी ट्रम्प चचा लगे ही हुए हैं उसको क्रिएट करने में। तो टैरिफ बाधा जो है, जिसमें आप आयात निर्यात शुल्क बढ़ा दोगे, उसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं। और एक होता है नॉन टैरिफ, जिसमें आपने कहा कि हम ये चीज इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तकनीकी गति का समस्या है, जिसको आप टीबीटी बोलते हो, जो है इस तरह के बैरियर्स हो सकते हैं कि भाई हम ये खाना नहीं, हम खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो निर्यात को हमें एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा देशों से हमारे निर्यात के संबंध बढ़े। तमाम हम इसमें आप बहुत सारी चीजें करते हो, एक होता है अर्ली हार्वेस्ट, एक होता है पीटीए, एक होता है एफटीए, एक होता है सीपा, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर रहे होते हो ताकि निर्यात को प्रोत्साहन मिले। और साथ ही ये भी जरूरी कि हम ज्यादा वस्तुओं का निर्यात करें। दो बातें मैं कह रहा हूं, निर्यात के लिए दोनों चीजें जरूरी है, कि एक तो हम नई जगहों पर निर्यात करें, और दूसरा नई वस्तुओं का भी निर्यात करें, उन वस्तुओं को चिन्हित करें जिसमें हमारे पास संभावना है। जैसे मिलेट में अपार संभावनाएं हैं, हम उसका निर्यात कर सकते हैं। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बार बार कह रहा है, डब्ल्यूएफपी कह रहा है कि हाँ, जो इंडिया मिलेट बनाएगा उससे हम विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये जो है आपको ये भी देखना होता है। और साथ में आयात में प्रतिस्थापन के विकल्प लाने होते हैं, कि ऐसा क्या किया जाए कि जिन चीजों को आयातित कर रहे हैं हम, वो थोड़ा कम करें। तो जाहिर सी बात है सर्वे इन सब चीजों की बात भी करेगा कि आयात में प्रतिस्थापन की क्या स्थिति है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे भारत में सबसे ज्यादा आयात कहां पर हमारा निर्भरता है? ऊर्जा पे। तो ऊर्जा में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सोलर की अपनी सीमाएं हैं, तो हमें और क्या क्या विकल्प चाहिए होंगे, कहाँ हम और कर सकते हैं। तो आयात प्रतिस्थापन में क्या क्या चीजें हो सकती है, उनको भी आपको संज्ञान कर लेना होता है। सेवाओं में हम ऑलरेडी सरप्लस में हमेशा रहते हैं। रेमिटेंस लगातार 2008 से इंडिया नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में जो धन प्रेषण होता है उसमें नंबर 1 पर है इंडिया, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है धन प्रेषण होता है हमारे यहाँ बाहर के लोगों द्वारा। सो ये सारी बातें इस चैप्टर में आपसे उम्मीद की जाती है। इनफैक्ट ये फिर मैं कहूँगा ये उन चैप्टर्स में से है, आपने अपनी रूटीन कक्षा में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको पढ़ने के इमीडिएट बाद अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप दोनों ही तरफ लाभान्वित होंगे।
वहां भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और यहाँ पे जो चीजें लिखी हो ठीक ठीक समझ में आएंगी। तो ये अच्छा चैप्टर होता है, टर्मिनोलॉजीज वगैरह पूछे जाते हैं कई बार उससे सीधे सीधे कि हाँ क्या इससे आशय है। तो अगर हम चलें इस चैप्टर की तरफ, तो पहले तो जैसा कि हर बार किया जाता है कि पहले हम देखेंगे वैश्विक क्या स्थिति है और फिर उसके बाद तुलना करेंगे उसकी भारतीय स्थिति से। तो अगर आप देखें वाय क्षेत्र एफडीआई एफपीआई को व्यवस्थित, अच्छा एफडीआई एफपीआई को लेकर भारत में स्पष्ट परिभाषा दी गई अरविंद मायाराम द्वारा। अरविंद मायाराम समिति कहती है, बहुत आसान है याद रखना एफडीआई एफपीआई का, कि जो चीज एफपीआई नहीं है वो सब एफडीआई है। एक लाइन के डेफिनेशन है। और एफपीआई क्या है? एफपीआई के लिए दो शर्तें हैं। उस कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होना चाहिए, जिसको आप लिस्टेड बोलते हो, चाहे वो लिस्टेड हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कंपनी लिस्टेड हो। और किसी लिस्टेड कंपनी में अगर कोई विदेशी निवेशक, अच्छा विदेशी निवेश किसे कहते हैं? वो निवेश जिसे कोई भी निवेशक जब चाहे वापस ले जा सकता हो। उसको रीपेट्रेबिलिटी कहा जाता है कि अगर मैं आपके यहाँ पैसा लगा रहा हूं, जब चाहूं वापस ले जा सकूं, तभी उसको विदेशी निवेश कहेंगे। तो कोई बाहर का व्यक्ति जो बाहर का रेजिडेंट है, बाहर का निवासी है, आपके देश में पैसा लगा रहा है इस सुविधा के साथ कि जब चाहे पैसा वापस ले जा सकता है, इसको आप बोलते हो विदेशी निवेश। विदेशी निवेश अगर किसी कंपनी में किया गया है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, मतलब एक लिस्टेड कंपनी है, और उसकी कुल स्वामित्व का, मार्केट कैपिटल का विदेशी निवेश 10% से कम है, तब आप उसको एफपीआई बोलते हो। और अगर ये विदेशी निवेश 10% से ज्यादा है तो भी एफडीआई है। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, छोटी मोटी कंपनी है, सिंपल कंपनी है, उसमें एक भी डॉलर आया है तो भी एफडीआई है। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, आपने 10% से कम का जो है स्वामित्व लिया है, लेकिन ये प्रॉमिस है कि एक ही साल के अंदर इसको आप 10% से ज्यादा कर दोगे, वो भी एफडीआई है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको जहां पर, इसलिए बहुत आसान है इस परिभाषा को समझना कि एफपीआई आप समझ लीजिए और जो सब एफपीआई नहीं वो सब एफडीआई है। और एफपीआई के दो शर्तें हैं कि कंपनी का, जैसे सुनील प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें सैम ने पैसा लगाया बाहर से, तो सैम ने जो बाहर से पैसा लगाया सुनील प्राइवेट लिमिटेड में, सुनील प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड नहीं है, तो उसमें $1 भी लगाया है तो भी एफडीआई है। अगर सुनील प्राइवेट लिमिटेड लिस्टेड होता और सुनील प्राइवेट लिमिटेड की कुल कीमत $100 की थी और सैम ने $6 लगाए तो एफपीआई है। सैम ने $12 लगाए, एफडीआई है, क्योंकि 10% से ऊपर हो गया। तो ये बड़ा स्पष्ट किया गया अरविंद मायाराम से कि क्या जो है, और यही वजह है कि उन्होंने पीटी में पूछा भी था कि इसमें से कौन सा एफडीआई है। कुछ भी एफडीआई हो सकता है, जो एफपीआई नहीं है वो एफडीआई है। और एफपीआई चूंकि बहुत वोलाटाइल होता है, बहुत वोलाटाइल होता है, हालांकि एफपीआई को प्रोत्साहन हम लगातार दे रहे हैं। ये थोड़ा सा जो आजकल सोशल मीडिया का एक प्रभाव दिख रहा है कि लोग अपने बहुत तेजी से ओपिनियन बनाते हैं। 20-30 जो है मिलियन मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला, जहां आपके पास इतना ज्यादा एफपीआई ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अब हम एफपीआई को कई जगहों से मंगाते हैं। एफपीआई सरकारी बॉन्ड्स में भी आ सकते हैं, उसका भी प्रावधान है, उसको एफएआर रूट बोलते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाए। कल मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में कि हम व्यवसाय को सुगम करने के लिए निवेश में लचीलापन चाहते हैं, चाहे वो बाहर से निवेश आए, हमारा अपना निवेश हो, उसमें लचीलापन हमें लाना होगा, एफडीआई प्रोत्साहन देना होगा। और अब तो देखिए हमने इंश्योरेंस सेक्टर को भी ओपन किया है, तो उससे भी लाभ होने वाला है। तो एफडीआई को लेकर इन्हें, आप देखिए हेडिंग किस चीज को दिया है कि एफडीआई को हम कैसे और ऑर्गेनाइज करें। एफपीआई को लेकर हम बहुत चिंतित नहीं होते, क्योंकि एफपीआई में वोलेटिलिटी होती है, वो जहां भी उनको, अभी देखिए रुपया कमजोर हुआ है तो जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो ज्यादातर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं रुपया जो है कमजोर होने की वजह से। और इस समय अगर आप देखें तो यूएसए में इन्वेस्टमेंट का माहौल ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो पैसा यहाँ से वहां मूव कर रहा है। वो एफपीआई में होता रहता है, उसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हाँ, अगर हम प्रतिशतता में देखें तो 4-5% भी नहीं हो रहा है टोटल का। ये जो है एफडीआई हमारे लिए वरीयता होती है। तो पूरे चैप्टर में आपको दिखेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कि कैसे हमने एफडीआई को और ऑर्गेनाइज करने की बात की है। यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है, पहले तो एक रेफरेंस दिया है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि मैंने आपको कल भी कहा था कि ये सिनॉप्सिस है उस पूरे डॉक्यूमेंट की। तो ऑब्वियसली मैं डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए बोल रहा हूँ कि जो पहला पार्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे पूरा कंक्लूजन ये है कि विश्व में अगर हम देखें तो विश्व में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। वैश्विक आयात निर्यात में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं दिख रही है। अगर हम वैश्विक आयात निर्यात की स्थिति देखें कुल मिलाकर,
तो वो स्थिति 3 साढ़े 3% के आसपास बन रही है। ऐसे में भारत में का जो वायु क्षेत्र है उसने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने पहले तो वैश्विक स्तर पे कहा है कि 2023 में जो लाल सागर में जो रेड सी में इश्यू बना, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हो रहा है, उन सब के चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा हो पड़ रही है, क्योंकि रेड सी से होकर काफी हद तक लगभग आप देखो तो 21% का जो ट्रेड है वो रेड सी से होकर गुजरता है, क्योंकि शैलो है वो रेड सी, आप जानते हो उस बात को कि रेड सी से होकर 21% ट्रेड गुजर रहा है। और उसकी वजह से जाहिर सी बात है दोनों ही बातें हो रही हैं। एक तो हमारा जो है आयात निर्यात दोनों महंगा हो रहा है, और दूसरा ये कि देरी हो रही है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। हमें डेस्टिनेशन जहां भी जाना है वहां तक पहुंचने में देरी हो रही है। आप देखो क्लियरेंस नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि आजकल हालांकि अंतर्राष्ट्रीय अलायंसेस बनाए गए हैं नौसेनाओं द्वारा, तो क्लियरेंस इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, अब अभी क्या है, जितनी भी शिप्स हैं, बड़ी शिप्स हैं, उनको एक तरह से स्कॉट किया जाता है नौसेनाओं द्वारा। तो वो जो है समय लग रहा है उसको मूव कराने में। जो काम पहले 3-4 दिन में हो रहा था, उस दिन में 12, 14, 15 दिन लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट महंगी होता जा रहा है उतना। तो वो उन्होंने इसका जिक्र किया है कि कैसे लागत बढ़ गई है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से भी अनिश्चितता बढ़ी है। देखिए जैसे उसमें पनामा नहर की बात आई, क्योंकि उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि अच्छा जलवायु परिवर्तन कई जगहों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का जो है प्रभाव ये भी दिखाई पड़ा है कि कहीं ना कहीं जो परिवहन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन है नौ से जो है मार्ग द्वारा, उसमें प्रभाव पड़ रहा है, उस पर इफेक्ट। मैं बार बार कह रहा हूं, और ये इसको आप चाहें तो कहीं चिन्हित भी कर लें, कि इस बार आपको मेंस में एक क्वेश्चन नौ परिवहन से जुड़ा जरूर मिलेगा। ज्यादा संभावना है पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट का, क्योंकि इंडिया ने मैरीटाइम में 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात बजट में भी कही है। सो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अब हम दूसरे देशों के जहाजों के भरोसे नहीं रह सकते। जो हमने देखा लाल सी की वजह से जो हुआ, मैंने आपको बताया भी कि अब इस समय हुंडई क्या कर रहा है, जो हमारे शिप ऑलरेडी समंदर में हैं उनका इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने ओवरनाइट बढ़ा दिया। ओवरनाइट बढ़ा दिया कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम ये देते हो तो हम इस रूट से जाएंगे, नहीं तो हम इस रूट से नहीं जाएंगे, हम लंबे रूट से जाएंगे, फिर वो एडिशनल कॉस्ट आएगी। सो वो सब के चलते 25,000 करोड़ का इसीलिए इन्वेस्टमेंट, और ये तो जाहिर सी बात है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद वो जो भी कंपनीज, क्योंकि अच्छी खबर ये है कि भारत के जो 12 बड़े पोर्ट हैं, जिनको आप बड़े पोर्ट्स बोलते हो, मेजर पोर्ट्स, 12 बड़े पोर्ट हैं, 200 माइनर पोर्ट हैं। जो बड़े पोर्ट्स हैं उनको लेकर पहले एक पोर्ट ट्रस्ट एक्ट होता था 1963 का, उसको परिवर्तित करके अब आप पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2020 ले आए हो, और पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट को ध्यान से देखना चाहिए। इसमें क्या है, हर एक पोर्ट को हमने एक अथॉरिटी बना दिया। अब जैसे हल्दिया है तो हल्दिया अपना में एक अथॉरिटी है, वो डिसाइड करेंगे वो लोग कि यहाँ पे क्या रेट होना चाहिए, कैसा वेयर हाउस बनना चाहिए, कैसा गोदाम बनना चाहिए, कैसा जो है संरचना होनी चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से उसका जो है चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। बाकी उसमें सुरक्षा के लोग, रेलवे के लोग, राज्य के लोग और स्थानीय इकाइयां वो रहेंगी, क्योंकि समुद्रमाला में हमने इसकी बात भी की है। तो ये सारी बातें अब आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सवाल बनेगा। होता है जैसे पिछली बार आप देखे, जो लोग क्लास में रहे होंगे ध्यान रहा होगा कि हमने इसको चिन्हित किया था कि बोइंग आया है तो कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो सिविल एविएशन पे सीधे से क्वेश्चन आया कि सिविल एविएशन कैसे, क्योंकि बोइंग का इंडिया में आना बड़ी खबर थी, और वो सिविल एविएशन को लेकर जाहिर सी बात है, तो वो तरीका है यूपीएससी का कि आपकी एनालिसिस कितनी है, आप समझ रहे हो कि नहीं। मेरी टाइम इन्वेस्टमेंट अब हमारी जरूरत भी है, और शायद हमारे लिए अवसर भी, दोनों बातें हैं। क्योंकि अभी हमने उस लॉजिस्टिक्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नहीं सोचा, अभी तो हम खुद ही दूसरे पे निर्भर हैं, जबकि वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारी नौसेना भी काबिल है इस लिहाज से, अगर आप देखें तो। इन सब चीजों को मानते हुए कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं जिसको आपने कहा ना आपदा से अवसर, तो ये एक जेन्युइन मौका है, और बजट ने काफी फोकस किया है इस बात पर कि हाँ करीब इतना आवंटन होगा। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ओवरऑल ट्रेड में आपने उन्हें बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है, जो वैश्विक ट्रेड है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है दो कारणों से। एक तो रेड सी कंट्रोवर्सी की वजह से, और दूसरा कहीं ना कहीं जो पनामा में जलवायु परिवर्तन। अब ये देखिए, जब भी आप मेंस में आंसर लिख रहे हो तो जरूर सोचिएगा, अब तो हर चीज में सोचिए कि क्या इसका जलवायु परिवर्तन से कुछ लेना देना है, रिमोटली ही सही।
लेकिन जलवायु परिवर्तन लगभग हर चीज को प्रभावित कर रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अगर आप देखें तो वर्ष 2022 के अंत में समान राजनीतिक सोच वाले देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसको एक शब्द दिया जा रहा है फ्रेंड शोरिंग। ये शब्द आपको पता होना चाहिए, मुझे तो लगा था पिछले वर्ष ही मैं उसको मैंने इंपॉर्टेंट बनाया था कि शायद पूछ लें, पर अभी नहीं पूछा गया। फ्रेंड शोरिंग एक शब्द है जो पॉपुलर तो ट्रंप ने किया था 2017-18 में, पर अब वो दिखने लगा है। फ्रेंड शोरिंग का मतलब ये कि हम अपने समान राजनीतिक सोच वाले देशों के साथ व्यापार करेंगे। सो इसको कहा जा रहा है फ्रेंड शोरिंग। शोर का मतलब होता है नदी का किनारा, जो समुद्र का किनारा। सो फ्रेंड शोरिंग का मतलब, अब जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका ने बहुत सारी चीजें चाइना से शिफ्ट कर दी, हांगकांग, बहुत सारी चीजें शिफ्ट कर दी हैं। अगर आप देखो साउथ कोरिया, जो बिडेन खुद गए थे स्पेशली जब वो राष्ट्रपति थे साउथ कोरिया इस शिफ्टिंग में। सो कहीं ना कहीं इसको फ्रेंड शोरिंग कहा जा रहा है। फ्रेंड शोरिंग का मतलब जब हम अपने मित्र देशों की तरफ व्यापार को बढ़ा रहे हो, उसको आधार बना रहे हो। और इस एक शब्द इससे मिलता जुलता और है, एक तो होता है फ्रेंड शोरिंग जहां समान राजनीतिक सोच वालों की तरफ जा रहे हैं, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं कि जो है नेबरहुड शोरिंग, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो आसपास के देश है, जैसे अमेरिका के लिए कनाडा एक नेचुरल एक पसंदीदा शहर वो हो जाएगा, क्योंकि वो नियर शोरिंग कर सकते हैं, नेबरहुड शोरिंग कर सकते हैं। सो ये दिखाई पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में, और इसीलिए थोड़ा सा ये चिंता की बात इकोनॉमिक सर्वे ने दिखाई है, इस पे बात भी की है कि हम जो चाइना से डीकपलिंग हुई उसका उतना लाभ नहीं उठा पाए जितना उठा सकते थे, क्योंकि बहुत सारे देशों को हम कन्विंस नहीं कर पाए कि इंडिया एक अच्छा विकल्प है। दोस्ती हमारी सबसे है, ये अच्छी बात है, दोस्ती हमारी सबसे, लेकिन हमारे जो स्थानीय घटक हैं, जैसे आप जानते हो कि ट्रांसपेरेंसी में हम बहुत अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से हमारी ब्यूरोक्रेसी की प्रोडक्टिबिलिटी एलिमेंट कम है। तो उन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है कि ये सब कारण है कि हम उतना लाभ नहीं उठा पाए जितना उठा सकते थे, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग का। तो वैश्विक स्तर पर फ्रेंड शोरिंग बढ़ी है, इसमें आप देखो तो वृद्धि दिखाई पड़ी है। एक मैंने आपको कल जिक्र किया था कि एक अनसर्टेनिटी इंडेक्स होता है कि ग्लोबल पॉलिसीज में कितना अनसर्टेनिटी इंडेक्स है, उसका जिक्र किया गया है कि अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। ये जो वैल्यू है ये बताती है अनसर्टेनिटी का बढ़ना, 130 के आसपास है वो वैल्यू, आपको नहीं ध्यान रखनी। तो अनसर्टेनिटी वैश्विक स्तर पर जो नीतियां हैं, नीतियों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है, इसका क्यों क्या महत्व है। जब किसी भी देश में नीतियों को लेकर अनिश्चितता होती है तो कीन्स की बहुत फेमस थ्योरी है, जॉन मेनार्ड कीन्स को आप जानते ही होंगे, और एक बाह्य क्षेत्रकों के बारे में बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं टॉबिन, इनके नाम पे एक टैक्स भी है टॉबिन टैक्स, जो जब करेंसीज पे लगाया जाता है। तो कीन्स और टॉबिन्स दोनों ने इस बात का जिक्र किया है कि जब भी अनिश्चितता ज्यादा होती है, नीतिगत अनिश्चितता ज्यादा होती है, तो पूंजी की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि निवेशक जोखिम में होता है, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा चार्ज कर रहा होता है, तो पूंजी की लागत बढ़ जाती है, और उस पूंजी की लागत बढ़ने का प्रभाव व्यापार पे पड़ेगा ही। तो मान लीजिए मुझे कर्जा महंगा मिलेगा, तो मैं जो उत्पादन करूंगा वो भी तो महंगा हो जाएगा। तो पूंजी की लागत बढ़ जाना अनिश्चितता से सीधे सीधे उसका लेना देना है, ये सीधे सीधे कोरिलेटेड होते हैं। तो जब भी वैश्विक स्तर पे नीतिगत अनिश्चितता बढ़ेगी, यहाँ पे एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पूछा ही जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आरबीआई ने एक इंडेक्स शुरू किया है इसी से मिलता जुलता, यहाँ पे तो उसका जिक्र आपको नहीं दिखा, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र है। आरबीआई ने भी पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स शुरू किया है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स आरबीआई द्वारा शुरू किया गया भारतीय संदर्भ में। अब किस लिए होता है ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स? ये बताता है कि निवेश की लागत कितनी हो रही है। निवेश की लागत बढ़ जाती है जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। अच्छा, थोड़ा सा मेथोडोलॉजी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर गए तो उस तरफ जा सकते हैं, अच्छा सवाल बनेगा, हालांकि उसको डिफिकल्ट कहा जा सकता है लेकिन अच्छा सवाल बनेगा, पूछा जाना चाहिए ऐसी चीजें। अनसर्टेनिटी इंडेक्स आरबीआई जारी करेगा, पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स, जो क्या करता है, आरबीआई इसमें क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मुझे निवेश करना है, मान लीजिए वैसे गरीब मास्टर का क्या लेना देना, लेकिन मान लीजिए मुझे निवेश करना हो किसी देश में, तो मैं अनसर्टेनिटीज को देखूंगा। तो गूगल पे हम जो सर्च कर रहे हैं, उस सर्च का रियल टाइम एनालिसिस कर रहा है आरबीआई, रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर रहा है, और ये देख रहा है कि अनसर्टेनिटी की कॉस्टिंग कितनी बार बन रही है, जितना डिले कर रहा है इन्वेस्टमेंट में, या इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके कर रहा है, उसकी नजिंग कर रहा है। कई बार हम इन्वेस्टमेंट को हेज करते हैं,
इन्वेस्टमेंट की हेजिंग समझते हैं आप? जब मुझे लगता है कि ज़्यादा जोखिम है, तो मैं पहले कहीं सेफ पैसा लगाता हूँ और बाकी पैसा हेजिंग में लगाता हूँ, रिस्क लेता हूँ उस पे। तो ये सब चीज़ों पे ये अच्छा इंडेक्स है आरबीआई की तरफ से, जो है जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स। इसका ज़िक्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है, इसी चैप्टर में। पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ी है और ऐसे 3-4 इंडेक्स आते हैं, आईएमएफ की तरफ से भी आता है, कुछ स्वतंत्र एजेंसीज़ भी हैं, जिसको आप पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स बोलते हो। एक आता है जिसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ इंडेक्स। तो इस तरह से करके लगभग मिलते-जुलते नाम के 3-4 बड़े इंडेक्स आते हैं। इसका हवाला दिया गया है इस बार कि कैसे ओवरऑल अनसर्टेनिटी बढ़ी है, पर जो काम की चीज़ है मुझे जो लगा, हालाँकि मैं फिर कहूँगा उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा जाएगा अगर ऐसी चीज़ें पूछेंगे। तो वो पर पूछा जा सकता है कि एक अनसर्टेनिटी पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंडेक्स अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे होता, तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह वेल इन टाइम समझ पाते कि इसकी कितनी कॉस्टिंग हो गई और इन्फ्लेशन का उसका क्या लेना-देना था। तो ख़ैर उस समय इंटरनेट सर्च भी इतना नहीं होता था। तो मोटा-मोटा ये एक नया इंडेक्स है जो मुझे लगता है अभी भले अपनी शुरुआती दौर में है, पर आने वाले समय में इसका महत्व बढ़ने वाला है। ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा भारत के बारे में कि हाँ, क्या होना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि शायद वो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया ओवरऑल की क्या स्थिति बन रही है अगर हम बात करें निवेश की, वैश्विक निवेश में ओवरऑल वैश्विक व्यापार की क्या स्थिति है, तो अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, निवेश महँगा हो रहा है, लेकिन व्यापार जो है आप देख रहे हो कि एक तो रेड सी में कंट्रोवर्सी की वजह से प्लस जलवायु परिवर्तन में जब जिसका उदाहरण पनामा है, वो सब कहीं न कहीं मिला-जुला प्रभाव ये दिख रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो ट्रेड है, वो उसमें अनिश्चितता का दौर बना हुआ। फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें, तो यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का डेटा है। अब ज़ाहिर-सी बात है डेटा कहाँ से आएगा? डब्ल्यूटीओ से। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था आपको कि डब्ल्यूटीओ का डेटा ये है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में अगर हम बात करें, तो 3.5% और 3% की वृद्धि हुई पूरी दुनिया की अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर। तो जो एक्सपोर्ट है उसमें 3.5 में और जो इम्पोर्ट है उसमें 3% की वृद्धि दिखाई पड़ रही है। ये इसमें हालाँकि एक चीज़ आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मौसमी रूप से समायोजित 2005 की प्रत्येक तिमाही को 100 मानते हुए। जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई डेटा कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं गणना को आसान करने के लिए जो प्रारंभिक डेटा है उसको 100 मान लेते हैं। उससे क्या होता है डेटा आसान हो जाता है, गणना करना आसान हो जाता है। जो आपको 130 दिख रहा है वो क्या है? 100 इसीलिए आप मुद्रास्फीति में भी कैसे पढ़ते हो कि 2012 इज़ इक्वल टू 100। जो लोग क्लास में उनको ध्यान होगा हमने ऐसा क्यों लिखा था कि 2012 इज़ इक्वल टू 100। इसका मतलब 2012 की जो प्राइस है उसको हम 100 मान लेंगे। आप कहते हो सेंसेक्स 80,000 हो गया, तो क्या 80,000 हो गया? 1979 में जो 30 बड़ी कंपनियां थी उनकी जितना भी उनका मार्केट कैपिटल था, जो भी आया मान लीजिए 4,662 रुपए, वो वैल्यू 100 मान ली हमने, तो वो 180,000 हो गया। ये होता है सेंसेक्स। तो कहीं भी आप इकोनॉमिक्स में देखोगे, तो जो 2005 को हमने आधार बनाया, वो वैल्यू हमने 100 मानी है और वो वैल्यू 130 की तरफ जा रही है। तो अगर आप देखो तो ये जो है मौसमी रूप से समायोजित तिमाही में बता रहा है कि ओवरऑल जो है 3.5% की निर्यात में और 3% की वृद्धि आयात में। ये खैर इम्तिहान के लिहाज से उतना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है। सेवा निर्यात में वृद्धि हुई, मैंने कल भी आपको बताया था जब हम पहले चैप्टर में बात कर रहे थे कि ओवरऑल सेवा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही, जबकि विनिर्माण गतिविधियां थोड़ी वैश्विक स्तर पे कमजोर पड़ी हैं। सेवा में वृद्धि का दर अगर आप देखो तो करीब 7.9% निर्यात में और 6.7% आयात में। ये वैश्विक है क्योंकि पूरे विश्व का तो नेट जीरो आएगा, कहीं का आयात कहीं का निर्यात होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओवरऑल नेट आयात में कितना, नेट निर्यात में कितना वृद्धि हुई है, क्या उसकी प्रतिशतता बन रही है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का जो मैंने कल आपको डेटा भी दिया था, पहले चैप्टर में उसका ज़िक्र भी था, यहाँ भी उसका ज़िक्र है कि भारत का चालू खाता घाटा जो है वो 1.2% है। वो क्यों है? क्योंकि हालाँकि पण्य वस्तुओं में तो हमारा आयात ज़्यादा है, लेकिन सेवा में हमारा निर्यात बढ़ा है और रेमिटेंसेस हमारे पास पॉजिटिव हैं। सो रेमिटेंस का पॉजिटिव होना, सेवा निर्यात का बढ़ना और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो पण्य वस्तुओं में जो आयात है, हालाँकि वो आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, लेकिन उसमें भी स्थिति ठीक होती दिखाई पड़ी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे 2015 से पहले 9 महीनों में व्यापारिक घाटा क्या स्थिति थी और अगर हम यहाँ पे देखें 2025 के पहले 9 महीने में, तो उन्होंने 10 साल का एक कंपैरिजन चार्ट क्रिएट किया है। तो अगर आप देख रहे हो तो हमारा ओवरऑल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो
हमारा जो डेफिसिट है, अ, आप कह सकते हो जिसको करंट अकाउंट चालू खाता घाटा कहा जाता है, वो कम हुआ है, कम हुआ है। उसमें दोनों ही चीजें हैं। निर्यात में थोड़ी बढ़ोतरी दिखी है, बट ओवरऑल आयात निर्यात से ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ये जरा ध्यान रखिएगा, आयात निर्यात से ज्यादा तेजी से बढ़ा है पण्य वस्तुओं में। क्यों कारण होगा, क्या कारण देखते हैं आप इसका? अगर मैं कहूं आयात निर्यात से ज्यादा तेजी से बढ़ा है, तो इसका क्या कारण देख रहे हैं आप? रुपए का डिप्रिशिएट होना। क्योंकि आयात आपका, आई होप आपको बहुत टेक्निकल नहीं हो रहा हूं मैं, अगर आप 100, मान लीजिए बैरल तेल एक बैरल तेल $1 का है, एक उदाहरण के लिए, एक बैरल तेल $1 का है, आप 100 बैरल खरीदते हो, तो आपने $100 का आयात किया। और वही एक बैरल तेल अगर $1 का है, आपने $100 का आयात किया, और $1 आपका ₹80 का है, तो मतलब आपने ₹8,000 का आयात किया। और यही $1 अगर आपका ₹85 का हो जाए, तो आपने 8,500 का आयात किया। तो भले मात्रा उतनी रही, मात्रा वही रही, लेकिन आपके जो आयात की वैल्यू बढ़ गई, आयात की वैल्यू बढ़ गई। यही हाल निर्यात में उल्टा हो गया। सो इसलिए अगर आप देखोगे तो नेट आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई रुपए के डिप्रिशिएट करने की वजह से। रुपए के डिप्रिशिएट करने की वजह से आयात में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, या आयात बढ़ता दिखाई पड़ा। लेकिन उसकी भरपाई हो रही कहां से? उसकी भरपाई हो रही है हमारा सेवा क्षेत्र से। तो सेवा क्षेत्र में निर्यात तेजी से बढ़ा है, इसका यहाँ पे जिक्र है। और कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पे दिखाई पड़ी कि जो है डब्ल्यूटीओ में जो सीमा शुल्क है, ओवरऑल सीमा शुल्क, उसमें कमी आई, जो अच्छी खबर है। क्योंकि अगर आप देखो 2000 से 2024 के बीच में जो औसत टैरिफ दरें थी 48.9% से घटकर 17.3% रह गई। यहाँ मैं आपको बताऊं, शायद आपको अंदाजा हो या ना हो, थोड़ा सा एक जानकारी के लिए, बेसिक जानकारी के लिए, हर एक वस्तु का, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो घड़ी हो, हर एक वस्तु के आयात निर्यात का शुल्क होता है। कौन सा देश कितना शुल्क लगा सकता है, उसकी एक अधिकतम सीमा होती है। उस अधिकतम सीमा को हम बोलते हैं बाउंड रेट। ये बाउंड रेट डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित होता है कि आप इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो। इससे ज्यादा लगाने के लिए अतिरिक्त शर्तें होनी चाहिए कि भाई इस कारण से हम ज्यादा लगा रहे हैं, तब आप उसको एडिशनल ड्यूटी बोलते हो। आप बाउंड रेट के अंतर्गत ही ड्यूटी लगा सकते हो, चाहे आप आयात पे लगा रहे हो चाहे निर्यात पे लगा रहे हो। ये डब्ल्यूटीओ का नियम है, बाउंड रेट। अब बाउंड रेट के अंदर मान लीजिए आपका बाउंड रेट 20% है। अब बाउंड रेट के अंदर आप आयात को चाहो तो घटा दो किसी देश के लिए, चाहो तो बढ़ा दो, ये आपके ऊपर है। इसको आप टैरिफ बोलते हो कि हाँ टैरिफ कैसे है। अगर हम देखें तो हम लगातार बहुत सारे देशों के संपर्क में हैं जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ घटे, टैरिफ घटे, क्योंकि जितना टैरिफ घटता है उतना हमारे लिए आयात सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पर एक डेटा आपको दिखा दिया जा रहा है कि भारत में ओवरऑल टैरिफ घटा है। हो सकता है अगले बार जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, आशा कर रहा हूं कि उस समय आप मेंस लिख चुके होंगे, तो तब तक जो है आप देखोगे कि टैरिफ बढ़ेगा। क्योंकि जब रेसिप्रोकल है तो जाहिर सी बात है, मानेंगे तो है नहीं, वो लग भी नहीं रहा है कब मानेंगे। जिस हिसाब से ना, यही चीज, यही फर्क है शायद। आपको पता है जो उन्होंने एक अलग से विभाग बनाया, डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसमें 5 लोग उनके तथाकथित टीम में है, 6 लोग, और 6 के 6 कॉलेज ड्रॉप आउट है। किसी की उम्र 22 साल से ज्यादा नहीं है। इतना बड़ा रिस्क, सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। जाहिर सी बात है आप डिसरप्टिव मोड पे जा रहे हो। वो एलन मस्क के हैंडपिक्ड होंगे, जाहिर सी बात है स्मार्ट होंगे तभी हैंडपिक हुए होंगे। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें से 2 एंटरप्रेन्योर रहे हैं। एक का अपना फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा, पॉपकॉर्न के बड़े प्लेयर हैं वो। लेकिन उसके बावजूद सवाल तो उठता ही है कि इतना बड़ा डिसीजन, अब 2 ट्रिलियन का खर्चा कम करना है आपको, यूएस जैसी कंट्री के, जहां पे, और आपको अनकंट्रोल एक्सेस है टैरिफ को। अनकंट्रोल एक्सेस, उन्हीं से सलाह आई होगी कि सर हम रेसिप्रोकल टैरिफ करते हैं। उन्हें थोड़ा यूएनसीटी टीएडी पढ़ा होता, उसका महत्व समझा होता, तो शायद समझ में आता कि हाँ, लेकिन ठीक है, होता है वो शायद ऐसे ही तो होता है। जब जो है अप एंड डाउन ऐसे ही बनते हैं, कारण ऐसे ही बन रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो जो भी है, जैसा भी है, मैं कुछ अपनी तरफ से जज नहीं कर रहा। और जो है बस मुझे गुस्सा इसलिए है कि सैलरी में सोच रहा था कितनी है, जो उनको सैलरीज दी गई हैं स्पेशल अपॉइंटी के नाम पर, वो चौंकाने वाला डेटा है कि इतनी सैलरी एक आदमी को स्पेशल अपॉइंटी के नाम पर। खैर, सो जो भी है, वो लोग बड़ी बातें, बट यहाँ सवाल यही है कि टैरिफ वॉर शुरू होने वाला है। ये जो डेटा है, हम 17.3% पे आ गए थे, ये हो सकता है अगली बार बढ़ के 20-21 तक भी पहुंच जाए दोबारा।
तो जो है हमने लगातार कोशिश की है कि देशों के साथ संपर्क में आए, अपने टैरिफ को कम करें। एफटीएज हमने बहुत सारे देशों के साथ साइन किए। उससे क्या हुआ कि हमारा जो औसत टैरिफ है वो कम हुआ है। औसत टैरिफ का कम होना मतलब हमारे एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन है और हमारे लिए आयात भी तुलनात्मक रूप से सस्ता है। तो जबकि चीन में अगर आप देखो, चीन अभी भी हमसे जो है 16.4% से घट के 8.3% हुए हैं। तो जाहिर सी बात है चीन को और ज्यादा एडवांटेज है, चूंकि ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है वो। सो ये ओवरऑल एग्जाम्पल किसके बीच में सर, 2000 से 2024 के बीच में था। डब्ल्यूटीओ का आंकड़ा है कि 2000 दोहा से लेकर अब तक में, ये दोहा के बाद की कहानी, कि दोहा के बाद से, जानते हो 2001 में दोहा राउंड था डब्ल्यूटीओ का, दोहा के बाद से क्या स्थिति बनी है उसका विवरण है ये, कि कहाँ 48% था, उसके बाद हमने भी काफी अच्छा, अगर आप प्रतिशत परफॉर्मेंस देखोगे तो हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल जो है, और इसके अलावा गैर टैरिफ प्लान्स में अगर हम देखें तो करीब 26,000 नए प्रतिबंध लगाए गए हैं 2000 से 2020 से 2024 के बीच में। हमने भी झेला। अगर आपको याद हो, हमारी चाय को मना कर दिया गया था। पीछे जो है हमारे कई सारे उत्पाद को यूरोपियन यूनियन ने मना किया था। चाय वाला मुद्दा तो उन्होंने पीटी में पूछा भी फिर उस साल, क्योंकि चाय को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मानकों के अंतर्गत नहीं है। तो हमारे जो टी बोर्ड है मॉस्को का, उसने उस मामले को उठाया था। मैं 2022-23 की बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध लगते हैं जिसको टीबीटी या जो है एसपीएस बैरियर्स बोलते हैं। सो टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड होता है एक, और एक एसपीएस की, भाई हम इसलिए चीजों को नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये सुविधा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे प्रतिबंध रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कृषि, विनिर्माण और प्राकृतिक। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ऊपर जो है फिश को लेकर वो किया था कि आप बहुत सारा जो है जो सब्सिडी दे रहे हो, जो एक्चुअली वायलेशन है आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का, एम्बर बॉक्स का। आई होप आप जानते हो कि 3 तरह की सब्सिडीज होती हैं। तो एम्बर बॉक्स का, हालांकि हमने क्लैरिफाई किया कि एम्बर बॉक्स नहीं है, डेवलपमेंटल बॉक्स है। 4 बॉक्सेस होते हैं डब्ल्यूटीओ में, कृषि में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। एक को आप एम्बर बॉक्स बोलते हो, एक को ब्लू बॉक्स बोलते हो, एक को ग्रीन बॉक्स बोलते हो, और एक चौथा है डेवलपमेंटल बॉक्स। तो हमने कहा था कि डेवलपमेंटल बॉक्स में पैसा जाएगा जो हम फिशरीज में दे रहे हैं, ना कि ये एम्बर बॉक्स में जाएगा। एम्बर बॉक्स में प्रतिबंध है। सो जो है अगर हम बात करें तो ये कृषि है, विनिर्माण है और प्राकृतिक संसाधन, इनमें बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स लगाए गए। ये आंकड़ा क्यों बताया गया? अब देखिए, आपको ये 26,000 आंकड़े नहीं याद रखने की, 26,000 टैरिफ बैरियर। एक मोटा मोटा आपसे अनुमान लगाया था कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन टैरिफ बैरियर होता क्या है, टीबीटी क्या होता है, एसपीएस क्या होता है। नॉन टैरिफ बैरियर की वजह से, टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड का मतलब कोई टेक्निकल कारण से आप बोल दो कि हमारी गाड़ी हम वो इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि जो आपने जो पेंट लगाया था उस पेंट में साहब केमिकल मिलाया गया। अभी टेक्निकल बैरियर है कि पेंट में केमिकल कौन ध्यान ध्यान रखेगा कि कौन सा केमिकल है, कौन सा नहीं। कई बार ऐसा करते हैं वो कि आपने जो पेंट किया, पेंट बिना ग्लव्स लगाए किया गया है, तो हम उसको हैंड टच है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह की चीजें होती हैं। अब ये अनावश्यक बैरियर है, ये जबरदस्ती वाली बात हो गई कि साहब जाहिर सी बात है, आपने पहले बताया था कि ग्लव्स लगे हाथों से ही पेंटिंग होनी चाहिए, तो वो भी हो जाता कोई बहुत। अल्फांसो, बहुत सारे सेम एसपीएस में तो बहुत कॉमन है इंडिया के प्रोडक्ट्स के, इसलिए क्योंकि वाकई हमारे यहाँ फर्टिलाइजर ज्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे चाय वाली बात यूरोपियन यूनियन की सही थी, क्योंकि कर्लिंग में पैथोजन तो है। जब हम चाय की पत्ती बना रहे होते हैं, अपने यहाँ कर्लिंग कर रहे हो, तो उसमें पैथोजन तो है, इसमें तो कहीं दो मत है ही नहीं है। वो नुकसान तो करेगा उनको। लेकिन हमारा ये सवाल ये था कि आप पहले, आपको ध्यान नहीं आया जब रूस वाले की से युद्ध शुरू हुआ, तब आपको ध्यान आ रहा है। मतलब आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम दबाव बनाए लोगों पर। तो वो जो है इस वजह से मुद्दे को उठाया गया। पर ऐसे बहुत सारी चीजें, एसपीएस में तो हम, हमारी स्थिति वाकई कमजोर है। और इसीलिए अगर आप देखें तो आगे आप कृषि में एक चीज पढ़ोगे, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर्वे ने बहुत पूरा 2 पेज दिया है इस बात पर कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें किसानों को ट्रेनिंग देनी होगी, उनको समझाना होगा, जैसे हमारा बात कर रहे हैं ऐसे डिटेल्ड में, कि भाई क्यों जरूरी है कि हम फर्टिलाइजर कम यूज करें, कैसे निर्यात कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे अलग से फोकस किया गया, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में है। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो ई एग्रीकल्चर का एक नेचुरल हिस्सा है। ई एग्रीकल्चर की शुरुआत एफएओ ने की थी, आप जानते हो। 2005 में उसकी बात हुई थी और 2007 से ऑफिशियली एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। तो जी सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सस्ता हो जाता है, ये अपने पर निर्भर है कि हम कितना अच्छे से निगोशिएट कर पा रहे हैं।
अगर पेट्रोलियम आप मंगाते हो, आपने अपने आयात शुल्क लगाया हुआ है। इनका सवाल ये है कि जो सस्ता आप कह रहे हो कि टैरिफ से आयात सस्ता हो जाता है, उसका आशय क्या है? आप पेट्रोलियम बाहर से मंगाते हो, पेट्रोलियम बाहर से आया $100 का, और आपने कहा हम बाहर से आयातित पेट्रोलियम पर आयात शुल्क लगाते हैं, तो अब $100 पे आयात शुल्क भी लगेगा, आयात शुल्क लगने के महंगा हो जाएगा। और आपने कहा हम पेट्रोलियम पर आयात शुल्क नहीं लगाते हैं तो सस्ता हो जाएगा। यही तो हम कर रहे हैं सिलिकॉन में, यही तो कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स में। इस बार आपने बजट में देखा ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई गई। सो हम क्रिटिकल मिनरल में बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने का मतलब क्या, वो सस्ता हो जाएगा यहाँ पर, और जो बैटरी बनाने की चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो चूंकि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना है, हम जो है ईवी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा कि हम इनकी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा रहे हैं। अब वो घटाने का मतलब वो चीजें सस्ती हो जाएंगी हमारे यहाँ, और यही बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है तो चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसे निर्यात में है, अगर आप कोई चीज निर्यात करते हो तो मैं उसमें शुल्क लगा रहा हूं कि आप निर्यात करोगे तो उसमें शुल्क दोगे। अगर वो शुल्क ज्यादा होगा तो जिनको जाएगी वो चीज उनको महंगी लगेगी, तो क्यों खरीदेंगे? और वो अगर हम कम रखेंगे तो जिनको जाएगी उनको सस्ती दिखेगी, ज्यादा खरीदेंगे। तो इस तरीके से आयात निर्यात शुल्क को परिवर्तित करके भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं चीजें सस्ती या महंगी। हम क्यों चिंतित हैं? क्योंकि अमेरिका हमें ज्यादा, हम बहुत सारे वुडन प्रोडक्ट्स, बांस के प्रोडक्ट इत्यादि अमेरिका को बेचते हैं, और उनपे हमारा टैरिफ ज्यादा है, निर्यात शुल्क ज्यादा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने यहाँ निर्यात करने वाली चीज पे इतना लगाते हो, तो हम जिस चीज का निर्यात आपको कर रहे हैं उस पर इतना लगाएंगे। ये हमारे लिए चिंता की बात है, ये हमारे लिए चिंता की बात है, क्योंकि हम उनसे जो आयात करते हैं वो हमारी विविधता भी है, जो हम उनसे आयात कर रहे हैं वो व्यवस्था है। अच्छा, उन्होंने खुद ही कहा था एक समय में, जिसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसको उन्होंने जीएसएम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, वो यूएनसीटीडी खुद लेके आया था 1975 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत से आने वाली चीजों को अगर वो ज्यादा भी टैरिफ लगाते हैं तो भी हम स्वीकार करेंगे। तो ये क्रम है। जी सर। दो कारण है, अगर हम आयात करते हैं और बहुत सस्ता पड़ गया तो जिस देश से आयात कर रहे हैं उसको लाभ मिल रहा है, और हमारे अपने स्थानीय उत्पादन का क्या होगा फिर? तो हमारा स्थानीय उत्पादन भी बाधित ना हो, ये भी तो ध्यान रखना है। अब मान लीजिए पेंसिल आप चाइना से मंगा रहे हो और आयात शुल्क नहीं है, तो फिर आप चाइना से पेंसिल मंगाओगे, फिर तो इंडिया में पेंसिल बनेगी नहीं। और जिस दिन चाइना को पता चल गया कि इंडिया में पेंसिल नहीं बन रही, फिर वो टैरिफ अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, वो उसी चीज पे अपने यहाँ निर्यात शुल्क ज्यादा बढ़ाएगा, तो यहाँ भी नुकसान हुआ आपको, वहां भी नुकसान हुआ। हाँ, एफटीएस में यही होता है कि कुछ चीजों की लिस्ट बनाई जाती है जिस पे आयात निर्यात में कम किया जाता है। तो अगर चाइना को पता चल गया कि ये चीज जो है भारत नहीं बना पा रहा है खुद से, तो वो जाहिर सी बात है उस पर ज्यादा निर्यात शुल्क भी लगाएंगे और आपकी मजबूरी हो जाएगी। इसलिए आयात, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है इनका कि आयात शुल्क लगाते क्यों भाई, जब आयात करना है, सस्ता आयात करना है। तो बहुत सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है कि हमारे स्थानीय उत्पादन की क्या क्षमता है, कितना करना है, इत्यादि इत्यादि। जैसे अभी हम जो यूएसए से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो अभी अपनी तरफ से बोलना पूर्वानुमान ठीक नहीं है, ऑन एयर भी हूं मैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे देखे शायद जो अभी ट्रम्प मोदी की जो मीटिंग है उसका जो सबसे पॉजिटिव आउटकम है वो यही आएगा कि शायद हमें कुछ कंसेशनल टैरिफ गैस पे मिलेगा। गैस का जो हम वहां से जो नेचुरल गैस ले रहे हैं वो शायद कंसेशनल आएगा, हम यूएसए से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पे शायद कुछ कंसेशनल टैरिफ की बात आए, वो बाकी फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली क्या स्थिति है। तो जी हाँ, जो भी हो सकता है वो जैसे भी करें, क्योंकि हमने हमारा उनसे पहले भी वैसे भी उनका जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, गैसोलिन है, लाइट वेटेड है, थोड़ा मीठा, उसका मतलब खाने में मीठा नहीं होता वो, उसको वैसे सोचिएगा, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को हम ले रहे हैं उनसे, पहले से भी ले रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गैसोलिन को प्रमोट करना चाहेंगे। अच्छा, हम उनके पास एक रिजर्वायर भी बना रहे हैं, इंडिया में अपने 5 रिजर्वायर हैं पेट्रोलियम के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, हम एक अमेरिका में भी बना रहे हैं। अमेरिका से हम इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेड है कि हम वहां पर भी एक रिजर्वायर बनाएंगे जिसको हम जरूरत पड़ने पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, अगर जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो वो भी चाहेंगे कि हाँ उनके रिजर्वायर में एक एडिशनल वृद्धि होगी। तो ये सारी बातें हैं कि लग रहा है ये गैस को लेकर कुछ शायद एक कंसेंसस बन सकता है। खैर वो उसमें हमें बहुत वो उनकी जरूरत ज्यादा है, हम अपनी बात करें तो, क्योंकि हमारे पास तो हमारे मित्र हैं ही है रशिया, जो ऑलरेडी तैयार हैं हर तरह से। आप बताओ तो कैसे आपको पाइपलाइन चाहिए या रोड से चाहिए, रेलवे से चाहिए, तो वो एक हमें एडवांटेजेस पोजीशन दे रहा है। हालांकि कच्चे तेल में जो सबसे बड़ी चुनौती है, ये मेरी अपनी निजी राय है, और
मैं ऑन एयर हूँ इसलिए मुझे मालूम है मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या है, मुझे क्या बोलना चाहिए। एक चीज़ जिस पे हमारी बार-बार नज़र नहीं जा रही, वो है ओआईसी में सदस्यता ना होना। क्योंकि हम सब एक एशियन प्रीमियम पे करते हैं। इंडिया में जितने भी ओपेक कंट्री जब तेल देते हैं, तो जो ओआईसी के सदस्य हैं, उनको तेल सस्ता दिया जाता है और जो नॉन ओआईसी हैं, उनको एडिशनल कॉस्ट देनी होती है। हमारे पास सब दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, मलेशिया, पाकिस्तान के बाद। और उसके बावजूद हम ओआईसी के सदस्य नहीं हैं, ये बात थोड़ी नागवारा गुजरती है। ये चीज़ अगर हम ठीक कर पाते, तो शायद, हालाँकि ओआईसी को लेकर भी ट्रंप ने तो उसको रिकॉग्निशन ही मना कर दिया कि मैं इसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहा। जो भी है, लेकिन ओआईसी की सदस्यता इंडिया को पिच करनी चाहिए। अभी हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। ओआईसी का ऑब्जर्वर स्टेटस ज़रूर है, लेकिन हमारे पास उसकी सदस्यता नहीं। सदस्यता होते ही कच्चे, जब अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बात उठाई भी थी पीछे, कि कम से कम हमारे ऊपर ये प्रीमियम ना लगाएँ आप। तो वो जो कुछ भी है, बट कच्चा तेल महँगा होना सारी कीमतों को जोड़ता है, इसलिए एक चुनौती है। और अगर हम देखें तो टैरिफ का कम होना ओवरऑल एक अच्छी खबर है किसी भी देश के लिए। भारत चाइना दोनों में ही, चाइना तो काफ़ी बेहतर स्थिति में है। लेकिन हाँ, चाइना का आप देखें ना, 2000 में 16.4 थे वो। हम 2000 में कितना थे, लगभग 50%। तो हम काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट आप इसको कह सकते हो। और ये भी देखा गया है कि नॉन टैरिफ बैरियर में सबसे ज़्यादा कृषि प्रभावित हो रहा है। कृषि में भी अगर हम देखें तो जो फसल उत्पादन है, हॉर्टिकल्चर है, इन सब में। अच्छा, इंडिया में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अब कृषि उत्पादों को, जैसा कि अभी हम आगे मुद्रास्फीति में भी समझेंगे इस बात को, कि कृषि उत्पादों को, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो कृषि उत्पादों में हमें और प्राथमिकता लानी होगी। सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। भारत के कुल निर्यात में, ये देखिए मैंने आपको कल बताया था कि 9 महीने का डेटा होता है। सो 9 महीने में अगर हम देखें तो 6% की वृद्धि हुई है निर्यात में। निर्यात में वृद्धि 6% की, कुल निर्यात में, मतलब पण्य वस्तुओं को और सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है, जबकि सेवा में 11.6% की। तो जाहिर सी बात है, निर्यात में कम वृद्धि हुई है पण्य वस्तुओं में। सेवा में 11.6% की वृद्धि है, ओवरऑल 6% की। तो पण्य वस्तुओं का निर्यात थोड़ा कमजोर पड़ा है। और अगर देखें तो आयात में वृद्धि हुई है, 682 बिलियन डॉलर है। हालांकि यहाँ पर आपको पास नहीं है, पर मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा। 682 बिलियन डॉलर हमारा आयात है, और करीब 602 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा निर्यात है। तो क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है कि हमारा गैप कम हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। तो अब चाहे तो यही कहीं दाएं बाएं लिख सकते हैं, 602 रफली 602 बिलियन डॉलर जो है वो निर्यात है, और 680 बिलियन डॉलर हमारा आयात है। दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है इंडिया। दूसरा सबसे, ये एक डेटा आ रहा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी। ये कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, 1960 के दशक में बनाया गया था। उसकी डेटा अगर हम देखें तो उसका डेटा ये कह रहा है कि भारत जो है दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में पूरे विश्व के सेवा का लगभग 10% की भागीदारी रखता है। दूसरे नंबर पर हम इसमें, और जाहिर सी बात है चाइना हमसे अग्रणी है, लेकिन ओवरऑल दूरसंचार, कंप्यूटर में हम भागीदारी, हालांकि इस बीच एक बुरी खबर भी है कि शायद फॉक्सकॉन इंडोनेशिया शिफ्ट कर रहा है। फॉक्सकॉन जो आईफोन बनाते हैं वो अभी इंडिया आए हैं, लेकिन वो इंडोनेशिया में भी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया है कि उनको शायद और सस्ता पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स और सस्ती हो जाएगी। सो जैसा भी है, पर ओवरऑल हम देखें तो दूरसंचार, कंप्यूटर, सूचना सेवाओं में भारत की भागीदारी। अच्छा, सेवाओं को लेकर हम देखें तो सेवाओं, पूरी दुनिया में सेवाओं का ताना बाना करीब 67 देशों के इर्द गिर्द घूमता है। 67 देश हैं, उनके वही सेवा निर्यातक हैं। भारत भी उनमें से एक है, और हमारे यहाँ सेवाएं बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती हैं। तो यहाँ पर अच्छा, निर्यातकों की सुगमता के लिए क्या क्या किया गया है, ये आपको एक डेटा रहना चाहिए। हर बार आ रहा निर्यात पे कुछ ना कुछ। आपको एक मैं याद दिलाऊं कि एक हमारी निर्यात नीति भी है, विदेशी निर्यात नीति 2023, जिसमें कोई वो नहीं कहा गया, पिछले आर्थिक सर्वे में उसका विवरण ही था। विदेश निर्यात नीति 2023, उसका कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, मतलब ये कब खत्म होगी ऐसा नहीं कहा गया है। और उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों पे हम फोकस करें, कैपिटल गुड्स पे फोकस करें। तो यहाँ पे उसी चीज़ को दोबारा इन्होंने कहा कि क्या क्या किया गया है। एक तो हम लॉजिस्टिक्स हब्स बना रहे हैं ताकि माल ढुलाई सस्ती हो।
क्योंकि होता क्या है, अब देखिए सोचिए, दिल्ली से कोई चीज मैंने दिल्ली में बनाई, मान लीजिए पेन बनाया, और दिल्ली से जाना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो अब ट्रक में अगर जाएगा तो जाहिर से माल ढुलाई महंगी होगी, ट्रक में रिस्क भी ज्यादा है तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी ज्यादा होगी, समय भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा। और ऐसे आप देखो 20 ट्रक जा रहे हैं तो क्या मतलब है। तो इसका अच्छा तरीका यह है कि दिल्ली या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको एक जगह में इकट्ठा कर लेते हैं जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जाना है। अब वो उस एक जगह से वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जाना चाहते हैं, चाहे जो वो जाएं ट्रेन से, चाहे जाएं वो हवाई जहाज से। अभी यही आप डेवलप कर रहे हो ग्रेटर नोएडा में, दादरी में। सो दादरी में वो क्या कर रहे हो, आप जहां से ट्रकों में सामान आएगा दादरी, यहां से वो ट्रेन में जाएगा, ट्रेन में जाएगा सीधे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आप जानते हो कि इसको आप जोड़ रहे हो, जो दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपने जोड़ा है, जो वेस्टर्न आप डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बोल रहे हो, वो सीधे जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और वहीं पे बगल में स्टेशन बनाया जेवर एयरपोर्ट, जो अभी जेवर एयरपोर्ट सिर्फ लॉजिस्टिक्स के लिए है, पता नहीं कभी पब्लिकली कब खोलेंगे, बट वो लॉजिस्टिक्स के लिए बन रहा है बेसिकली। वहां से आप बाई एयर ले जा सकते हो, जहां ले जाना आपको एयरलिफ्ट कर सकते हो। बाकी एक्सप्रेसवे जुड़ ही रहे, उसको आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ दिया है, इधर लखनऊ एक्सप्रेसवे भी जो कलकत्ता तक जा रहा है उससे जोड़ा गया है। वो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बोलते हैं उसको, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, उसमें सिर्फ ट्रेनें ही चलेंगी, माल ढुलाई वाली, माल ढुलाई की ट्रेनें चलेंगी। तो वो सब चीजें इसीलिए की जा रही हैं, उद्देश्य यही है कि इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सस्ती हो। इसको लॉजिस्टिक हब बोला जा रहा है कि लॉजिस्टिक हब ऐसे बनाते हैं। और अब जैसे कैसे, अब सोचिए कि 20 ट्रक जाए कलकत्ता की तरफ, उससे बढ़िया है कि दिल्ली से एक ट्रेन जाए और वो कंटेनर 20 कंटेनर लेके साथ में जाए। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और उस पर फोकस है, लॉजिस्टिक्स हब पे फोकस है। इसके अलावा बुनियादी अवसंरचना में, चाहे वो आपका डिजिटल सिस्टम हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे रेलवे नेटवर्क हो, एविएशन हो, उन सबको ठीक करने की बात है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको आप जितना डिजिटल करते जाओगे, क्लियरेंसेज उतनी आसान होती जाती है। जैसे ई वे बिल हो गया, EBRC हो गया, तो जितना भी पेमेंट वगैरह होना है सब डिजिटल है, आपको कहीं फिजिकल जाने की जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें स्कैन करके डिजिटली हो जाती हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, डिजिटल, हर एक कंटेनर पे एक ई वे बिल लगा होता है, ई वे बिल पे लिखा होता है ये चीज कहाँ जा रही है, क्या सामान है, कितना वजन है, कब तक पहुंच जाएगी, कौन सा रिसीविंग पार्टी है। तो उससे जाहिर सी बात है चीजें ज्यादा व्यवस्थित हो रही हैं। हाँ, बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, अगर आप ड्राई पोर्ट की चीज बात करें, और हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जहां पर माल ढुलाई सस्ती पड़ रही हो। सो माल ढुलाई अगर आप सस्ती करते हो तो तभी आप एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हो पाओगे, तभी आपका निर्यात सस्ता होगा। और उसके लिए सारी चीजें, इसीलिए लॉजिस्टिक्स नीति 2017, देखिए आप अब तक 2 बार पूछ चुके हो आपके एग्जाम में, लॉजिस्टिक्स नीति 2017 लगातार कोशिश करी कि कैसे हम अवसंरचना का तेजी से विकास करें, कैसे हम सुनिश्चित करें कि ज्यादा तेजी से हम निर्यात को प्रोत्साहन दे सकें। इसके अलावा अगर आप देखें तो GDFT का अपना एक मोबाइल ऐप भी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यही डिसाइड करते हैं, जो आप सुनते हो ना, काउंटर वेलिंग, एंटी डंपिंग, ये सब DGFT डिसाइड करता है कि कस्टम बेसिक कस्टम कितना होगा। तो अगर अगर आप DGFT के ऐप पे जाओगे तो वहां पे बाकायदा आप सिर्फ स्कैन करो चीजों को, आप स्कैन करोगे पूरा डिटेल आ जाएगा कि हाँ इस पे कितना जो है ड्यूटी है, क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो कोशिश की जा रही है कि बहुत यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाया जाए, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए। बल्कि DGFT के ऐप में एक और अच्छी चीज है जो मुझे लगता है बहुत सहयोगी हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए मुझे कुछ निर्यात करनी है तो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन का, कि ये चीज कहाँ बनी है, प्लेस ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट है। या कई बार लैब टेस्टिंग करानी होती है कि एक्सपोर्ट करने योग्य है कि नहीं। पहले क्या हमें ढूंढना पड़ता था कि कौन से लैब में, अब जैसे कैब बताता है, ऐसे DGFT का ऐप आपको ये बताएगा कि आपके पास में कौन सी लैब है जिसमें अपनी चीज को आप सर्टिफाई करा सकते हो, और वही अपॉइंटमेंट वहीं तुरंत बुक हो जाता है। तो मेरा, मान लीजिए मेरा पेंसिल है, मैंने तुरंत वहीं अपॉइंटमेंट बुक किया, वहीं अप्रूवल लिया, और वहीं से मुझे ये जो है ई चालान जनरेट हो गया कि मैं सीधे उसको अब जो है वहां भेज सकूं। सो इस तरह की चीजों से हम कोशिश कर रहे हैं कि समय कम लगे, जितना समय कम लगेगा, समय की बहुत कॉस्ट हो जाती है निर्यात में, समय कम लगे, माल ढुलाई बेहतर हो, डैमेजेस कम हो, तो आप देखोगे कि तब आप निर्यात को बेहतर कर पाओगे। और जितना ज्यादा निर्यात को प्रोत्साहन दोगे, इसीलिए आप देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आपने प्रोत्साहित दिया है। अभी आसपास में हमने फरीदाबाद को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जोड़ लिया,
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फरीदाबाद अभी जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं ताकि हम इस पूरे निर्यात को, इनफैक्ट यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा, आपको वैसे भी रूटीन कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन नहीं अगर आपके संज्ञान में आया है, तो विदेश व्यापार नीति 2023 पीआईबी सर्च करके आप ऑनलाइन उसमें जो बड़ी बातें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। विदेश व्यापार नीति 2023 उसमें पीआईबी की वेबसाइट पे वो दिया हुआ है, एक पेज का डॉक्यूमेंट है जहाँ पर क्या-क्या मुख्य बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। ये सब उसी के हवाले से था, क्या-क्या उसमें किया गया, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम भारत के भुगतान संतुलन को देखें तो मैंने आपको बताया कि जीडीपी का कितना हो गया, 1.2% जो एक अच्छी स्थिति है। माना जाता है कि अगर आप 1.5 के नीचे हैं तो ठीक है, और 1.2 होना एक कहीं न कहीं बता रहा है कि हम धीरे-धीरे अब सरप्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। पर मैंने कल भी कहा था, जब हम पहले चैप्टर की बात कर रहे थे, आज मैं दोबारा कहूँगा कि अधिशेष तभी होगा जब हम कृषि उत्पादों पे काम करेंगे। कृषि उत्पादों के निर्यात के बिना अधिशेष संभव नहीं है। निवल सेवा क्षेत्रक आय और निजी धन अंतरण में वृद्धि, आप देख रहे हो सेवा क्षेत्रक में वृद्धि है, और जो धन अंतरण है उसमें भी वृद्धि है। रेमिटेंस में तो लगातार वृद्धि हो ही रही है। पूंजी खाता की अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 23 की पहली तिमाही से वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही तक की अवधि में पूंजी खाते में अधिशेष दिखाई पड़ा। पिछले 2 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगभग आप कह सकते हो क्वार्टर्स में, क्वार्टरली डेटा में अधिशेष है। अधिशेष इसलिए क्योंकि एफडीआई इनफ्लो बढ़ रहा है, लगातार एफडीआई इनफ्लो बढ़ रहा है। एफपीआई की स्थिति थोड़ी वोलाटाइल रही है, वो ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन एफडीआई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और वैसे भी हम भारत में अब कुल विदेशी निवेश का लगभग 90% स्वचालित रूप से आ रहा है, और एफडीआई की प्रतिशतता लगातार बढ़ रही है। तो एफडीआई जो है वो कारण है कि क्यों खाता हमारा जो पूंजीगत खाता है वो अधिशेष में दिख रहा है। सो ज्यादा एफडीआई का आना आपके रुपए को मजबूत भी करता है, क्योंकि डॉलर आपके सिस्टम में आता है तो रुपए को मजबूत करता है। इसलिए भी हम चाहते हैं कि एफडीआई को प्रोत्साहन दिया जाए। एफडीआई का प्रदर्शन अगर हम देखें तो वित्त वर्ष 2024 की तुलना में वित्त वर्ष 25 में, अब ये डेटा आपको पता होना चाहिए, इस डेटा को चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि आप मेंस में कुछ लिख रहे हो एफडीआई के बारे में, विदेशी निवेश के बारे में, और अगर आप ये डेटा लिखते हो तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि 24 की तुलना में 25 में अगर हम बात करें, 24-25 में जो एफडीआई है उसमें 17.9% की वृद्धि है। अच्छी वृद्धि है, 18% का राइज है एफडीआई में। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हमने एफडीआई ट्रैक किया है, और बहुत सारी जगहों में एफडीआई को हमने ओपन अप भी किया है ऑटोमेटिक रूट से। तो पहले क्या था, पहले वो जाएं ऑफिस क्लियरेंस लें, हालांकि 2017 से हमने आसान भी कर दिया। आई होप आप जानते हो कि विदेशी निवेश जो है 2 रूट से आता है, एक स्वचालित मार्ग से और एक जिसमें आपको पूर्व अनुमति चाहिए होती है, जिसको आप गवर्नमेंट रूट बोलते हो। पहले तो गवर्नमेंट रूट के लिए आपको बाकायदा ऑफिस में आना पड़ता था, हालांकि उसको हमने आसान कर दिया। अब हमारे पास एक पोर्टल है उसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब आप ऑटोमेटिक रूट करते हो तो ज़्यादा निवेश बढ़ता है। तो इन एफडीआई निवेश बढ़ा है 17.9%, ये आपको डेटा पता होना चाहिए। इसको आप यूज़ कर सकते हो मेंस में बहुत सारी बातों में लिखते समय। और अगर लंबी समय की अवधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2020 से 2024 के बीच में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा प्राप्त किया। अच्छा, 2000 से हम क्यों तुलना करें तो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि दोहा राउंड वाला इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि दोहा का क्या प्रभाव है। सो 2000 से 2024 के बीच में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को हम पार कर गए हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अगर हम बात करें। भारत में एफडीआई लगातार बढ़ रहा है, इसमें ये अच्छी बात है। अगर हम विदेशी मुद्रा की बात करें तो विदेशी मुद्रा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पहले बेसिक जानकारी आपको बताया कि विदेशी परिसंपत्तियाँ होती हैं। तो जो आप अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें करीब करीब कुल फॉरेक्स रिजर्व का 10% मोटा मोटा आपका गोल्ड के फॉर्म में है, गोल्ड के फॉर्म में है। करीब मोटा मोटा 1-2% आपका एसडीआर इत्यादि के फॉर्म में आएगा। 7-8% के आसपास आपका कैश रिजर्व्स के फॉर्म में है, और बाकी लगभग 80% के आसपास जो आंकड़ा है वो दूसरे देशों के बॉन्ड्स और ट्रिपल ए क्वालिटी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है। मतलब हमने कुछ एक कंपनियों के बॉन्ड्स भी खरीदे हुए हैं आरबीआई ने, लेकिन वो क्या ट्रिपल ए कैटेगरी का है। ट्रिपल ए का मतलब वो भी लिक्विडिटी माना जाता है, आप कभी भी उसको बेच के डॉलर ले सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मुझे किसी देश का मुद्रा रखना है तो मुद्रा रखने में तो नुकसान है,
उसका क्या करना चाहिए, बॉन्ड खरीद लेना चाहिए ताकि कुछ लाभ होता रहे, ब्याज मिलता रहे। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी अभी तक की होशियारी थी अमेरिका की। अमेरिका की सबसे बड़ी होशियारी है। अब लोगों को समझ में आया, लेकिन हाँ, इसमें कहीं दो मत नहीं कि 1930-40 के दशक में उन्होंने सोचा था। डॉलर की विश्व में स्वीकार्यता की वजह से क्या हुआ, सबको डॉलर रखना था। अब जब मुझे अपने पास डॉलर रखना है तो मैं डॉलर रखूं, वो तो बहुत समझदारी है नहीं, तो मैं क्या करूं, अमेरिका का बॉन्ड खरीद लूं, अमेरिकी सरकार का। अब जब पूरी दुनिया के लोग अमेरिकी सरकार का बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो अमेरिकी सरकार को ब्याज देने की जरूरत क्या है? तो उनका ब्याज देखिए कितना, 1%, 2%। अब 2% पे उनको कर्जा मिल रहा है, उस कर्जे से वो भारत का बॉन्ड 7% वाला खरीद रहे हैं। 5% का मुनाफा, सीधा सीधा 5% का मुनाफा। अब देख रहे इक्वेशन क्या बन रहा है, यहां से फेडरल रिजर्व का स्ट्रेंथ बनना शुरू हुआ। सो वो सारी बातें, ये तो मतलब मोटा जाहिर सी बातें, चीजें इतना मैथमेटिकली एक लाइन का इक्वेशन नहीं है ये। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये एक जो है भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित नीति की स्थिति, अभी अगर हम बात करें तो 640 बिलियन डॉलर के आसपास है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। 640 बिलियन डॉलर जो हमारी लगभग 11 महीने की आयात की जरूरत को पूरा कर रहा है, तो हम अच्छी स्थिति में है। लगभग 11 महीने 10.9 महीने की आप जो है 11 महीने के आयात की जरूरत पूरी कर सकता है। और एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डेट टू फॉरेक्स रिजर्व रेशियो। तो हमारा जो जितना हमने कर्जा लिया, अगर आज जरूरत पड़ जाए तो हमने फॉरेक्स रिजर्व से 90% तक का कर्जा निपटा सकते हैं। एक्सटर्नल डेट जो है, इंटरनल डेट बहुत ज्यादा है, डेट टू जीडीपी रेशियो आप पढ़ते हुए, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सटर्नल डेट हमारा अभी भी 20% से कम ही है। 20% से कम है, 19.4 के आसपास है। तो वो जो है जितना भी हमारा एक्सटर्नल डेट है, हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से उसका 90% तक सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये अच्छी स्थिति बताता है किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व कितना है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि भारत का वाह्य क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट कार्ड मजबूत है, निर्यात भी बढ़ा है, सेवा क्षेत्र में निर्यात बढ़ा है। हाँ, कमजोरी कहाँ आ रही कि जो हमें पण्य वस्तुओं का नेट आयात है वो बढ़ोतरी दिख रही है, उसमें उसका एक कारण रुपए का कमजोर होना भी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे विदेशी ऋण की स्थिति स्थिर रही है, और विदेशी ऋण का जीडीपी का अनुपात 19.4, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए रफली। बाकी शेष विदेशी ऋण का अगर हम देखें, ऋण टू जीडीपी का अनुपात 19.4, ये बताता है कि हम मजबूत स्थिति में, अच्छी स्थिति में हैं। हालांकि बिमल जालान रिपोर्ट ने 16% को मानक माना है। बिमल जालान रिपोर्ट कहते हैं कि विदेशी ऋण आपकी जीडीपी के 16% के आसपास होना चाहिए, वो आपको एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो थोड़ी आपकी सुभेद्यता बढ़ती है। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा ऋण महंगा है, जैसे मैंने अभी आपको इक्वेशन बताया। तो 19.4% है विदेशी ऋण का जीडीपी का अनुपात। प्रतिस्पर्धा बने रखने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत को निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार लागत को कम करना, और वही जो मैंने बातें कही कि इसलिए बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल अगर हम पूरे चैप्टर में देखें क्या क्या जरूर ध्यान रखिए। एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए ठीक ठीक कि भारत में एक आंकड़ा आपको पता है कि चालू खाता घाटा लगभग कितना, 1.2%, ये आपको पता होना चाहिए। एक आप ये जरूर याद रखें कि भारत में एफडीआई में बढ़ोतरी हुई है। अगर आपको ठीक ठीक ना भी तो आप मोटा मोटा कह सकते हो 17-18% की बढ़ोतरी हुई है, आप ऐसा भी आंकड़ा बना सकते हो। एफडीआई में बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि हम अब हमारे पास मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है, कंट्रोल हमारे हाथ में, हम उसको अकॉर्डिंगली। और एफडीआई में बढ़ोतरी के बहुत सारे कारण हैं। एक तो हमने बहुत सारे सेक्टर्स में ओपन किया है, दूसरा ये कि तुलनात्मक रूप से हम देखें तो हमारी नीतियों में भी स्थिरता आई है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिला है। एफपीआई में वोलेटिलिटी दिखी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में टैरिफ अगर हम 2000 से तुलना करें तो मोटा मोटा लगभग लगभग 49% से घटकर लगभग 17% के आसपास, आपको मोटा मोटा आंकड़े ध्यान होने चाहिए, रुझान का अंदाजा होना चाहिए कि हाँ, लेकिन उसमें बढ़ोतरी अब हो सकती है टैरिफ वॉर के चलते। जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो भारत को कृषि में निर्माण में दिखाई पड़े हैं कि हाँ, नॉन टैरिफ बैरियर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। तो ये एक आंकड़ा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो विनिमय दर पे भी, हालांकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में विनिमय दर पे कहा है, पर यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए कुछ नहीं रखा क्योंकि ऐसा कुछ यूनिक नहीं है उसमें, वो रूटीन बातें हैं कि विनिमय दर का क्या फ्लक्चुएशन बिहेवियर रहा है, इत्यादि इत्यादि।
पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कुछ नहीं बोल रहे हैं। चूँकि शिक्षक थे तो मुझे लगा था वो शायद बात करेंगे कि कन्वर्टिबिलिटी का क्या करना है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए हैं। क्योंकि नए जब नागेश्वरन आए तो मुझे लगा था कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे ये। लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि करंट अकाउंट तो हमारा कन्वर्टिबल है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फेज़ में चल रही है। पर यहाँ पर भी कोई रोड मैप नहीं दिया गया। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं थोड़ा हतोत्साहित हुआ यहाँ पर इस चैप्टर में। मुझे लगा था कि एक शिक्षक होने की हैसियत से और जिनका उत्तरदायित्व है सरकार को सलाह देना, वहाँ पे उनको करें कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का एक रोड मैप ज़रूर बताना चाहिए था कि हम इस तरफ जाना चाहेंगे, ये इसका डायमेंशन होना चाहिए, इत्यादि, इत्यादि। तो बट ओवरऑल एक्सटर्नल सेक्टर, हाँ, ये ज़रूर है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स आरबीआई भी तैयार कर रहा है, जो गूगल डेटाबेस पर बेस्ड है और ग्लोबली अनसर्टेनिटीज़ बढ़ी हैं। मैं फिर कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आँकड़ों के पीछे मत पड़िए, आँकड़े व्यावहारिक रूप से याद करिए जो याद हो सकते हों। अब जैसे कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए कि भाई 3.8% कृषि का बढ़ावा है, 6.2% जो है वो आपका विनिर्माण क्षेत्र बढ़ रहा है, 7.2% आपका सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, करीब-करीब जो है 6.4% अनुमानित है कि जो है 6.4 से 6.8 के बीच में कि आपका वृद्धि होगी, 6.4% की वृद्धि रही है या पीछे आप गए तो इतना आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पे 3.3% की बढ़ोतरी है और 3.2% अगले 5 वर्ष के लिए अनुमानित। तो ये सब डेटा पता होना चाहिए। ये सब डेटा पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइनल डेटा पे अगर आप जाते हैं तो वो फिर एग्ज़ामिनेशन में रिकॉल नहीं हो पाता। इसलिए इन डेटा को आप ज़्यादा प्राथमिकता दें। अगर बात स्पष्ट हो गई तो यहाँ पे लगातार एफडीआई का अंतर्वाह और सेवा निर्यात का बढ़ना और कहीं न कहीं व्यापार रणनीति बता रही कि ओवरऑल हमारा वाह्य क्षेत्रक मजबूत है। हालाँकि व्यापार प्रतिबंध हैं और आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक मंदी की वजह से कहीं न कहीं हालाँकि मैं इस पे चाहता तो एक लाइन और जोड़ सकता था, वो ये कि रुपए का कमज़ोर होना भी एक ट्रेड ऑफ की स्थिति क्रिएट कर रहा है, जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या स्थिति बन रही है और कैसे उससे निपटा जाए। अगला चैप्टर है मुद्रास्फीति को लेकर, इसमें बहुत कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी, अगर हम बेसिक की बात करें, तो मुद्रास्फीति को लेकर मैंने आपको बताया था पिछले उसमें भी कि मुद्रास्फीति में एक डिबेट हमने कल इसका ज़िक्र किया था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने सलाह दी थी कि खाद्य मुद्रास्फीति में क्यों ना हम वेटेज कम कर दें, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ने की वजह से सीपीआई पे प्रभाव आ रहा है। सीपीआई की वजह से हम बैक फुट पे आ जा रहे हैं, जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए एक थोड़ा-सा पहले मैं आपको आइडिया इन्फ्लेशन चैप्टर का बताऊँ कि क्या-क्या, अगर आप कहीं भी कभी भी इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे में या कहीं भी, तो क्या-क्या आपको सोचना चाहिए। वो मेरी पूरी कोशिश शुरुआत में चैप्टर की यही रहती है कि पहले आप मानक समझ जाएँ। तो इन्फ्लेशन में आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन की प्रवृत्ति कहाँ है, दोनों स्तर पर। एक तो होता है आप जिसको बोलते हो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, कुछ लोग पीपीआई भी बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, सो चाहे पीपीआई बोलो, डब्ल्यूपीआई बोलो। हमारे यहाँ का भी डब्ल्यूपीआई पीपीआई ही है वस्तुतः, क्योंकि डब्ल्यूपीआई में 2017 के बाद से आप टैक्सेस कैलकुलेट नहीं करते हो, तो भी एक तरह से पीपीआई ही है। सो डब्ल्यूपीआई की क्या स्थिति बन रही है और रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई की क्या स्थिति बन रही है। डब्ल्यूपीआई को हम अगर पूरा जोड़ते हैं उसको हेडलाइन डब्ल्यूपीआई बोलते हैं, और अगर हम पीपीआई जो है सीपीआई को जोड़ रहे हैं पूरा तो उसको हेडलाइन सीपीआई बोलते हैं। डब्ल्यूपीआई में अगर हम फूड और फ्यूल को घटा दें तो शेष बचा उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही कोर डब्ल्यूपीआई और कोर सीपीआई, ऐसे ही फूड का अलग से निकालते हैं तो उसको डब्ल्यूएफपीआई बोलेंगे और सीपीआई का अलग से निकालेंगे तो सीएफपीआई बोलेंगे। डब्ल्यूएफपीआई में फूड का वेटेज करीब 24.38% है, यहाँ करीब 47% है। सो ये ओवरऑल सीपीआई में करीब 47% है। तो जब भी आप इन्फ्लेशन चैप्टर को देखो तो पहला आपका फोकस यहाँ होना चाहिए कि मुद्रास्फीति में डब्ल्यूपीआई या जिसको आप बोलते हो थोक मूल्य सूचकांक, उसकी क्या स्थिति है, और सीपीआई या जिसको आप रिटेल इंडेक्स भी बोलते हो, खुदरा सूचकांक भी बोलते हो, या जिसको आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हो, उसकी क्या स्थिति है। दोनों का हेडलाइन क्या कह रहा है और दोनों का कोर क्या कह रहा है, और दोनों के संदर्भ में फूड क्या कह रहा है। डब्ल्यूएफपीआई जिसको आप बोलते हो और जिसको आप सीएफपीआई बोलते हो।
आई होप आप जानते हो, इनफैक्ट जो लोग क्लासेस में उनको ध्यान भी होगा, अब तो ऑफिशियल है ये, हमने क्लास में बात भी की थी रमेश चंद्र पैनल की, अब ऑफिशियली वो समिति बना दी गई है। 2025 2 जनवरी को रमेश चंद्र पैनल बना दिया गया है, जो शायद डब्ल्यूपीआई का बेस बदलेंगे और 2022-23 करेंगे। सो अनुमानित था कि 2022-23 से 17-18 में से एक हो सकता है, तो 2022-23 को वो नया बेस ईयर बनाने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर कितना है? 2011-12 इज इक्वल टू 100 और सीपीआई का 2012 इज इक्वल टू 100, बट ध्यान रखिएगा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का अलग है, वो 2015-16 या सिर्फ 16 इज इक्वल टू 100। इंडस्ट्रियल वर्कर पर ही आपका जो भत्ते हैं, महंगाई भत्ता वगैरह, वो कैलकुलेट होता है। तो पहले तो आपको डब्ल्यूपीआई, सीपीआई इन सब के बारे में थोड़ा क्या आंकड़ा चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोर इन्फ्लेशन की क्या स्थिति, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके नियंत्रण में होता है कि कोर इन्फ्लेशन अगर आपका कमजोर है और उसके बावजूद भी सीपीआई बढ़ा, तो बहुत चिंता की बात नहीं है। खाद्य सीपीआई में एक चीज जो हमें बहुत परेशान कर रही है, जिसको हम बोलते हैं टॉप। टॉप का मतलब होता है टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो। ये तीन हर घर में होते हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी का बड़ा हिस्सा होते हैं। टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, टॉप बोला जाता है इसको। इसलिए हम एक नई स्कीम भी लेके आए, टॉप टू टोटल। टॉप टू टोटल। अब ज्यादातर घरों में टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो होता ही है, और अगर आप देखो तो टमाटर और प्याज की कीमतों ने बहुत परेशान किया इस बीच। जो है वो एक बड़ा रीजन रहा कि आपका सीपीआई बार बार बढ़ क्यों रहा था। एक आध बार तो 43% तक का इजाफा दिखा है, 43% एक आध महीने में। अच्छा, ये सारे डेटा महीने में आते हैं और ये डेटा मंथली और मंथ बेसिस पे भी होते हैं और वार्षिक स्तर पर भी होते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वैश्विक मुद्रास्फीति की क्या स्थिति रही है। वैश्विक मुद्रास्फीति 2022-23 में पूरी दुनिया में ज्यादा थी। मैंने आपको कल भी कहा था कि उसका रीजन बहुत सारा कोविड के बाद से हम स्टिकी इन्फ्लेशन का दौर देख रहे थे कि पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया में ही वो कम हो रही है और इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति की दर में कमी दिखाई पड़ी है। तो एक तो आपको इसका रुझान समझ में आना चाहिए। हमारे यहाँ मुद्रास्फीति में सबसे बड़ी चिंता कहाँ है, उसको समझना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चिंता खाद्य मुद्रास्फीति को है। खाद्य मुद्रास्फीति ज्यादा क्यों हो रही है? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तो जलवायु परिवर्तन है, मौसमी अनिश्चितता है। अब देखो, मौसमी अनिश्चितता रही है क्योंकि आपकी कृषि जो है मानसून पर निर्भर करती है। वो जो जुड़वा बहने ना, जुड़वा बहने, अल्नीना लानीना, वो डिसाइड करती है पानी बरसे ना बरसे। सो वो जो है मानसून पर आपकी जो अति निर्भरता है, प्लस एक बहुत बड़ा कारण है कि जो ये सब्जी इत्यादि है, इस पे उत्पादन में भी कमी आ रही है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि लोग कैश क्रॉप की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो इसीलिए बार बार इस पे हो रहा है कि हम इस पे भी कुछ हॉर्टिकल्चर नीतियों के अंतर्गत कुछ करें। साथ ही कहीं ना कहीं अगर आप देखो, जैसे दाल की बात को लेकर है, अरहर की दाल, इतना ज्यादा उत्पादन के बाद भी गैप बना हुआ है मांग और आपूर्ति में। अरहर जितना हम उत्पादन करते हैं, लगभग उतना ही आयात करते हैं। सोचिए कितना अरहर हम खा रहे हैं रोज। लगभग 52 ग्राम का औसत है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं, जो मुझे याद आ रहा है डेटा 52 ग्राम का, क्योंकि थोड़ा पुराना डेटा ना, 2015 वाला डेटा हो गया जो एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा था। करीब 52 ग्राम, आप सोचिए, तो जाहिर सी बात है इतना अरहर ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसलिए चना को आप एक विकल्प के रूप में देख रहे हो। चना आप जानते हो कि जितना भी आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सब में चना ही बांट रहे हो, इसलिए अरहर के बजाय। उद्देश्य यही है कि क्योंकि चना एक विकल्प हो सकता है इसका। तो ये सारी चीजें, खाद्य मुद्रास्फीति एक लगातार चिंता का विषय बनी रही है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम इससे ठीक कर सकते हैं। एक तो फूड वेस्टेज को भी आप, मैंने आपको पहले भी बताया कि फूड वेस्टेज इंडिया में बहुत ज्यादा है, उसको भी हमें कंसीडर करना होगा। ये सारी चीजें मुद्रास्फीति के बारे में इस चैप्टर में बात हो रही है कि हाँ, ओवरऑल मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए कि मुद्रास्फीति की वजह से आपकी ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका निवेश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में उन्हीं सब चीजों की बात की गई है। पहले तो अगर हम एक डेटा देखें, आईएमएफ के अनुसार जो वैश्विक मुद्रास्फीति है वो 8.7% से कम होकर 5.7% पे आ गई। ये वैश्विक स्तर की बात हो रही है। तो पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति में अब गिरावट है अगर हम 2022 से तुलना करें। 2022 में तो उसको नाम भी दे दिया गया था स्टिकी इन्फ्लेशन, क्योंकि 8.7% तक पहुंच गया था रिटेल इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का। और उस समय सभी लगातार पूरी दुनिया में, इस हद तक कि अब सोचिए प्रधानमंत्री को लाल किले से बात कहनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने लाल किले से बात कही थी, लाल किले में कहा था कि पूरी दुनिया में महंगाई है ज्यादा, तो ये मत सोचेगा कि भारत में महंगाई है, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी आने वाला था।
तो महंगाई ने हमेशा सरकारें गिराई हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। महंगाई से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कोई हो ही नहीं सकता। अभी तक का सबसे ज्यादा प्रभावी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर महंगाई माना जाता है। तो चाहे आप लेबर पार्टी की जीत देख लीजिए, ट्रम्प की जीत देख लीजिए, या सीटों का भारत में कम होना देख लीजिए, ये सब महंगाई से जुड़ा हुआ है। सीटें कम हुई हैं, सीटों का कम होना वो तो कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा मामला ठीक बैठ गया, नहीं तो सीटें तो कम हो गई थी। बिल्कुल, वो सब जुड़ा होता है, वो सब, और उसको स्टैगफ्लेशन सिचुएशन बोलते हैं। महंगाई में एक सिचुएशन और हो जाती है जब स्टैगफ्लेशन हो जाए, कि महंगाई भी ज्यादा हो और बेरोजगारी की दर भी ज्यादा हो, जिसको फ्रीडमैन ने एक शब्द दिया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन और खतरनाक होता है। तो अब सब जगहों पे दिखा है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर जगह दिख रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है इन्फ्लेशन को, और ऐसा आज से नहीं हो रहा, ये पूरी थ्योरी है कि 1920 से लगातार देखा गया है कि जब जब इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ तब तो सरकारें बदली हैं, सरकारें बदली हैं। 1920 से ये डेटा आ रहा है लगातार। अब वो कैसे काम करता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, वो यहाँ जाहिर सी बात है इस क्लास का विमर्श नहीं है वो। तो ये सारी, जी सर, कहा, हाँ जी। बिल्कुल एक सवाल, और शायद यही वजह है कि सरकार ने इसको बना किया। इनका सवाल है कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन का वेटेज कम कर दें, तो उससे वास्तविकता में क्या ही फर्क पड़ेगा। उनका ये कहना था कि हम फूड इन्फ्लेशन का वेटेज अगर कम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो हम हर बार सीपीआई की तरफ जो हम एकदम से मॉनेटरी पॉलिसी को हॉकिश कर दे रहे हैं बार बार, वो नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल आप 6.5% की रेपो दर पे रहे, बहुत बड़ी बात हो गई। मोटा 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 अगर हम देखें तो 6.5% की रेपो दर, आप 6.5% पे तो सरकारें लोन ले रही हैं। अब सोचो, तो जाहिर सी बात है वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कहाँ खड़े हो गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी ज्यादा हो गई। हम चाइना में आप देखिए ये रेट 3-3.5% के आसपास है। तो वो लोग खुद ही वहां से पैसा लेके आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है ब्याज कमा रहे होंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ी रही कि नहीं। तो वो सब एक रीजन है कि ये समझना जरूरी है कि उनका ये कहना है कि आप फूड इन्फ्लेशन को अलग रखो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बनाओ, उसको बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बना दो, हो सके तो हफ्ते पे उसका डेटा निकालो, लेकिन उसको इसका हिस्सा मत बनाओ। वो एक अलग से, जैसे हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जैसे मान लीजिए मेट्रो फुटफॉल कितना है। अब मेट्रो का फुटफॉल ठीक ठीक बताता है कि ओवरऑल का सिचुएशन। अब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की अनदेखी ही है जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में बहुत पहले से डेटा दिया हुआ है, ये शायद वो ध्यान नहीं रहा उनको फिर से, कि जैसे ही 1500 अतिरिक्त टिकट एवरेज से जाएं तुरंत अलर्ट साउंड में हो जाना चाहिए। 2600 अतिरिक्त टिकट बिक चुके थे। ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर की अनदेखी है। बहुत सारे, जैसे अब मेट्रो में ही है, मेट्रो के पास हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है कि कितना फुटफॉल हो रहा है ओवरऑल। तो उनको एक टाइम पे ट्रिगर करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से मामला गड़बड़ हो सकता है। एटीएम विड्रॉ कितना हो रहा है, वो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है। ये सारी चीजें हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कही जाती हैं। आप फूड इन्फ्लेशन को हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर बनाओ, कि सब्जियों की कीमत वीकली बेसिस पे, क्योंकि थोक बाजार वीकली बेसिस पे काम करता है, वीकली बेसिस पे थोक बाजार में क्या वो अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको मुख्य इन्फ्लेशन में आप जोड़ते हैं तो पूरी दुनिया में जो एक इमेज जा रही है, जो, क्योंकि इन्वेस्टर जब देखता तो इन्फ्लेशन को देख रहा होता, तो उससे तो ये नहीं मालूम ना कि हमारे यहाँ 45% वेटेज है, 47%। तो जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है उसी के आसपास रही है, ये उनके कहने का आशय था। हालांकि सरकार ने फिर भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, फिलहाल हम ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, आगे देखना होगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं। नहीं, ऐसा कोई मानक नहीं, बट 6 महीने से ज्यादा, जे ज्यादा, अगर 6 महीने से ज्यादा आपका जो अपर लिमिट है उससे ज्यादा रह रहा है, मतलब 2 क्वार्टर्स, तो आप उसको कहोगे कि स्टिकी इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन रही है। 3 क्वार्टर से ज्यादा हो जाए तो आप मानते हो कि आपकी मौद्रिक नीति फेल हो गई है। वो तो क्लियर है कि 3 क्वार्टर से ज्यादा होने पर मौद्रिक नीति फेल मानी जाती है। लेकिन अगर 2 क्वार्टर से ज्यादा, तो आप बोल रहे हो कि स्टिक इन्फ्लेशन है। ग्लोबली हम 2 क्वार्टर को हर चीज में कैलकुलेट करते हैं, चाहे रिसेशन हो, कहीं भी हो, तो 2 क्वार्टर यहाँ मानक भी है कि 6 महीने अगर इन्फ्लेशन की दर उच्च बनी रह गई तो आप कहोगे स्टिकी इन्फ्लेशन हो गया। तो अगर हम देखें तो भारत की रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा मुद्रास्फीति की क्या स्थिति बन रही है 2024 की तुलना में 2000, अच्छा 2024 का मतलब क्या है, 2023-24, 25 का मतलब क्या है 2024-25।
तो अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो 5.4 से ये 4.9 हो गई। उससे पीछे जाएंगे तो करीब ये आपका 6.7 के आसपास दिखेगा 22 में। तो आप देख रहे हो इन्फ्लेशन काफी हद तक 4.9 का मतलब तो हम रेंज में ही आ गए। अब तो 4 के आसपास होना चाहिए, 4 प्लस माइनस 2, सो 2 से 6 का रेंज है सीपीआई कंबाइंड। तो आई होप आप जानते हो कि मौद्रिक नीति के अनुसार कितना है, न्यूनतम 2, अधिकतम 6, औसतन 4, ये होना चाहिए। तो हम तो रेंज में है जब हम बात कर रहे हैं कि खुदरा मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है। गिरावट का कारण यह है कि कोर मुद्रास्फीति कमजोर हुई है, कोर चीजों में जो महंगाई है वो तुलनात्मक रूप से कम हुई है। तो ये कारण है कि हम ये गिरावट देख पा रहे हैं। और जो है ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में भी थोड़ी कमी आई थी। अगर हम पिछले वर्ष की बात कर रहे हैं, इस बार तो आप देख रहे हो थोड़ा महंगा दिखेगा, लेकिन ईंधन मुद्रास्फीति में थोड़ी कमी आई थी। कोर सेवा मुद्रास्फीति में तो अगर मैं यहाँ पे याद दिलाऊं कि सीपीआई कंबाइंड जब हम निकालते हैं तो उसमें 6 चीजें होती हैं। पहला होता है खाद्य एवं पेय पदार्थ इत्यादि, खाद्य पेय पदार्थ है। दूसरा है आवास। तीसरा है जिसको आप कह सकते हो पान, गुटखा और अदर पिगमन वस्तुएं। चौथा होता है जिसको आप कहते हो कि जो है कपड़े एवं जूते, फुटवियर इत्यादि। पांचवा होता है फ्यूल एंड लाइट। और छठवां होता है अतिरिक्त, मिसलिनियस। मिसलिनियस में सेवाएं आती हैं बहुत तरह की, उसको आप सेवा मुद्रास्फीति के रूप में भी देखते हो। तो मिसलिनियस जो है वो बहुत सारी सेवाओं का संग्रहित करता है। तो ये 6 चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा भारांश किसका है, खाद्य का, और सबसे कम भारांश है पान, टोबैको और अन्य विषाक्त पदार्थों का। सो अगर हम देखें तो ओवरऑल जो भारत का सीपीआई है वो अब कम हो गया, 4.9% है, जो रेंज में आ रही चीजें, और वैश्विक स्तर पर भी कमी आई है। तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति, हालांकि फूड इन्फ्लेशन को लेकर हम देख रहे हैं कि हाँ स्थिति बनी हुई है। और क्या कारण है, एक तो चरम मौसमी संबंधी घटनाएं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव दिख रहा है। उपभोक्ता खाद्य सूचकांक अगर आप देखें तो 7.5 से बढ़कर 8.4% हो गया 2024 में। एक आध महीने मैंने आपको बताया 43% की वृद्धि हुई है। तो अगर हम सिर्फ सीएफपीआई की बात करें, खाद्य सूचकांक की, तो वो 7.5% से बढ़कर 8.5% हो गई, 8.4%। जिसका प्रमुख कारण कहाँ है, खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और दालों में। इसलिए आप देख रहे हो कि सब्जियों को लेकर, दालों को लेकर हमने अलग से आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। सब्जियों को लेकर मुझे लग रहा है कि वो जल्दी ही कुछ नया लाएंगे। बजट में तो बहुत बात नहीं हुई ऐसी, लेकिन सब्जियों को लेकर, हॉर्टिकल्चर के लेकर हमारे पास मिशन है ऑलरेडी। हॉर्टिकल्चर को और सब्जियों के उत्पादन को हमें नए सिरे से देखना होगा, उसको नए सिरे से और जोड़ना होगा कि कैसे सब्जियों के उत्पादन को। अब तक किसान नहीं, यहाँ पे दो बातें हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। ये तो मैं खैर अभी यहाँ पे बहुत बातें तो नहीं कर सकते इस क्लास में, लेकिन फिर भी इनका सवाल है कि कृषि में श्रम की कमी होती जा रही है, लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो सब भी कारण है। लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र में तकनीकीगत हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। जब तकनीकीगत हस्तक्षेप बढ़ता है तो अभी कृषि में भी आप देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कृषि में सीधे सीधे कृषि में जुड़े लोग हमेशा कम होने चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर हम खाद्य प्रसंस्करण और कृषि के बाद की चीजों पे, इसलिए कृषि के बाद की चीजों पर हमने बहुत ध्यान दिया है। और मैं पूरा मानता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत आशा है इस स्कीम से, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से, क्योंकि 100 ऐसे जिले जिनमें क्षमता है, अगर हम वाकई वहां पर कृषि तकनीकीकरण कर पाए, कृषि मशीनरी कर पाए और कृषि उत्पादों को दिशा दे पाए, तो ये पलायन रुकेगा भी, एक बात। और मैं आपको बताऊं कि ये सीधी सीधी बात है, आपको अंदाजा भी है, दुनिया में जो सबसे बड़ा बिवरेजेस बनाता है, कौन बनाता है, कोको कोला। क्या बेचते हैं वो, कहाँ नया इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, किसी को अंदाजा है? 7 बिलियन की कंपनी खरीदी अभी,
कोको कोला ने, किस चीज के लिए? जो काऊ मिल्क बेचती है। कोको कोला को भी समझ में आ रहा है कोक का बहुत दिन का दिन नहीं है, दूध बेचना पड़ेगा। ये बात उनको भी समझ में आ रही है। और जिस दिन वो ऑन बोर्ड करेंगे डेयरी में, आपको पता है डेयरी का क्रांति कहां पहुंचने वाला है? आपको अंदाजा भी, जब वो 7 बिलियन के साथ आ रहे हैं मार्केट में, तो डेयरी प्रोडक्शन को किस स्केल पे ले जाएंगे? ये सारी चीजें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे आप में से कई लोग थोड़ा ताज्जुब में हैं इस बात को लेकर। ये इनका सबसे बड़ा वेंचर है इस समय, काउ मिल्क को पिच कर रहे हैं पूरी दुनिया में, काउ मिल्क प्रोडक्शन को। सो जाहिर सी बात है, अगर हम कृषि में, विशेषकर कृषि संबंधित गतिविधियों में, उसको हम ज्यादा व्यवसायीकृत कर पाए, तो आप देखोगे कि जो आपका पलायन है वो भी कम होगा और आप ज्यादा बेहतर विकल्प दे पाओगे। इसलिए प्रधानमंत्री धन धान्य 100 जिले बहुत होते हैं, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिससे ये प्रेरित है, उसने अच्छा काम किया भी है, अच्छा काम किया है। तो अगर हम फूड स्टोरेज ठीक कर पाए, थोड़ा प्रोडक्शन को ठीक कर पाए, इसीलिए कृषि में बार बार बात हो रही, एक्सटेंशन को प्रोत्साहन देना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को प्रोत्साहन देना, ताकि जो है उनको जानकारी मिले कैसे चीजों को करना है। तो जहां तक कृषि की बात है, सब्जियों इत्यादि को लेकर हमें नए सिरे से उस पर बात करनी होगी, नए दृष्टिकोण से चीजों को देखना होगा। तो यहाँ पे जो खाद्य सूचकांक है वो लगातार हाई एंड पे बना रहा है। अब ये देखिए, ये आंकड़ा आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है कि 2025 में, 24-25 में ये कितना था? लगभग 8.4%, 8.4% के आसपास था, जिसका प्रमुख कारण सब्जियां और दालों की कीमत रही है। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो सरदर्द है वो टॉप है, क्योंकि अगर हम टॉप को निकाल दें इनमें से, तो एक आंकड़ा घट के आ जाएगा 6.5%। अगर हम टॉप को हटा देते, तो ये जो आपको 8.4 दिख रहा है वो 6.5 आ गया जा। तो अब देखिए कितना ज्यादा डिपेंडेंस इन टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो पर है। और इसको जो है, हाँ हाँ, कहां पर? पिछले 2 वर्षों में ना, पिछले 2 वर्षों में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति दर स्थिर बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग उसी रेंज में चल रही है। जो दर है वो फ्लक्चुएट नहीं करे। पिछली बार भी इतनी महंगाई थी, इस बार भी लगभग उतनी महंगाई है। स्थिर बनने का मतलब वो है कि जिस रेंज में चल रही थी उसी रेंज के आसपास है, ऐसा कि नहीं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है। तो दर जब हम निकालते हैं तो पिछले महीने, पिछले महीने या पिछले वर्ष, सो पिछले वर्ष भी अगर 6.2 थी, इस बार भी 6.2 थी, तो हम कहेंगे दर स्थिर बनी हुई है। पिछले वर्ष 6.2 थी और इस बार 3.2 हो गई, तो हम कहेंगे कम हो गई। दर की बात हो रही है। तो मुद्रास्फीति दर पिछले बार भी खाद्य की लगभग उतनी थी, इस बार भी उतनी है, ये कहने का आशय है। पूरे खाद्य की बात हो रही है। और अगर हम देखें तो ये जो है कहीं ना कहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो खाद्य मुद्रास्फीति है, वो सबसे बड़ा एक चुनौती बना हुआ है। 8.4%, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो है सीपीआई बास्केट में अगर आप देखें तो 6.5% हो जाता है। 8.4 से 6.5% अगर हम हटा दें जो है टॉप को, तो मतलब समस्या कहाँ पे आ रही है? टॉप में आ रही है। समस्या कहाँ आ रही है? दालों में आ रही है। टॉप और दालें, ये दो चीजें हैं जिसके अंतर्गत ये बातें हैं कि हाँ, इस पे हमें ध्यान करने की जरूरत है। ये एक चीज जो है, बिल्कुल, भारत कनाडा के संबंध का फर्क दाल पे है। दाल, हम जो है दालों को लेकर एक समस्या ये भी है कि आप जानते हो यूक्रेन में जो उत्पादन है उसकी वजह से भी हमने देखा कि जो अरहर यील्डिंग लोग थे वो शिफ्ट कर गए राइस कल्टीवेशन की तरफ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कनाडा भी एक फैक्टर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और दालों को लेकर थोड़ा जो कल्टीवेशन है उसका पैटर्न भी बदला है। तो ये सारे रीजन है कि वैसे भी अरहर आप जानते हो खरीफ क्रॉप है, तो सीधे सीधे डिपेंडेंट हो जाता है ओवरऑल क्या क्लाइमेट की स्थिति है, जलवायु की क्या स्थिति है। सो एक चीज यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, और हालांकि मुझे नहीं लगता कि पिछले बार पूछ लिया मेंस में तो इस बार भी आएगा, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रशासनिक उपाय पिछली इकोनॉमिक सर्वे में भी थे, इसमें भी थे।
तो ये लगभग वही बात है कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें जो है जो भंडारण सीमा है, आप जानते हो एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्या कहता है कि भंडारण सीमा कितनी हो सकती है। तो आपको मैं याद दिलाऊँ कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत जो खाद्य पदार्थ हैं, दवाएँ हैं, कॉटन है, केरोसिन है, ऐसी चीज़ों की भंडारण सीमा को हम कम कर देते हैं, ताकि उपलब्धता बढ़ सके। तो वो जो है आपने देखा कि एक तो भंडारण सीमा या स्टॉक लिमिट को चेंज करना ज़रूरी है। दालों की बात करें अगर हम तो दालों में हमने जो है कस्टम ड्यूटी घटाई थी, ड्यूटी फ्री किया था दालों को। लगभग दालों को हमने ड्यूटी फ्री कर दिया ताकि जो है आसानी से आयात हो सके। अब इस समय हमारा वो तुलना नहीं कि हमारे उत्पादक, क्योंकि उत्पादक तो उत्पादन कर ही रहे हैं, फिर भी खपत पूरी नहीं हो रही। इसलिए हमने ड्यूटी फ्री किया कि वो जो है आसानी से वहाँ से हम उत्पादन कर सकें। अब कुछ चीज़ों में ड्यूटी फ्री करना विकल्प भी है। जैसे मैं अभी वैसे यहाँ पे उसका तुल्क बहुत तुक नहीं बनता, लेकिन टैरिफ वॉर में जो यूएसए को फ़ायदा हो रहा है, अभी बॉन-बॉन को इंडिया ने ड्यूटी फ्री कर दिया। क्योंकि हमें मालूम है ठीक है, अगर कोई अल्कोहल कंज़म्पशन कर भी रहा है अमेरिकी अल्कोहल, तो हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, है ना? तो उस चीज़ को ड्यूटी फ्री किया गया। तो दालों को इत्यादि को ड्यूटी फ्री करने से हमारा स्थानीय उत्पादन में बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी है। और ऑलरेडी कीमतें उच्च स्तर पर हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं जो आपने दालें हैं उनको ड्यूटी फ्री किया है। साथ ही जो है अगर आप देखो तो आपने स्टॉक लिमिट को कम किया है। एक आप जानते हो एक फंड होता है 2017 से कार्यरत है, जिसको बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। मूल्य स्थिरीकरण फंड वो लाया गया था इसलिए, ताकि जब भी किसी चीज़ की महँगाई हो जाए, तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से बिना ब्याज का ऋण ले लेती हैं। बिना ब्याज का ऋण लेती हैं और उससे वो चीज़ खरीद के वो स्थानीय बाज़ारों में उपलब्ध कराती हैं। तो जो है प्याज का बफर स्टॉक काफ़ी जो है करीब 4.7 लाख मीट्रिक टन का खरीद की गई राज्यों द्वारा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंतर्गत। सो ये अच्छा फंड है। मूल्य स्थिरीकरण कोष किसके अंतर्गत होता है ये? कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत में जो है कंज्यूमर अफेयर्स पीडीएस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये फंड रखा जाता है, कृषि के अंतर्गत नहीं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है पूछ लें क्योंकि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का महत्व है खाद्य मुद्रास्फीति में, और ये तुलनात्मक रूप से आसान चीज़ भी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी खाद्य मुद्रास्फीति होती है तो हम क्या करते हैं, एक हमने फंड बनाया हुआ अलग से 2017 से 500 करोड़ उसमें रखे जाते हैं, और इस फंड को सरकारें कर्जा ले लेती हैं बिना ब्याज के, और वो चीज़ खरीद लेती हैं ताकि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो पाए। तो ये मोटा-मोटा बात रही। तो आप देख रहे हो कि मुद्रास्फीति की दर वैसे तो कम हो रही है। वैश्विक अगर हम 2022 को आधार माने, वैश्विक स्तर पर जहाँ मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से सब जगह कम हुई है। 8.7 से 5.7 आ गई है। इंडिया में भी अगर आप देखो तो अब वो 4.9 है, अगर हम पिछले वित्तीय वर्ष की बात करें। पर जो खाद्य मुद्रास्फीति है, उसकी दर उच्च बनी हुई है, स्थिर है उच्च स्तर पर, और लगातार वो दर जो है हमें परेशान कर रही है। इसलिए क्योंकि और खासकर उसमें भी अगर हम देखें तो टीओपी की बात अगर हम करें, टॉप की बात करें, टोमेटो एंड पोटैटो, बल्कि मुझसे अगर कहा जाए, छोटा मुँह बड़ी बात है हालाँकि, लेकिन सब्जियों के उत्पादन में हमें टेरेस गार्डनिंग को प्रमोट करना चाहिए। जहाँ पे शहरों में वो उन्हें अपने आस-पास के क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत गमले हैं इस तरह से, क्योंकि टमाटर तो हाइड्रोपोनिक से उग जाता है। उसके लिए आपको कोई तो इन सब चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। तो अगर हम माइक्रो कल्टीवेशंस कर पाएँ। माइक्रो कल्टी भाई आप देखिए टोमेटो है जो है या अनियन है, इसको कल्टीवेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लैंड नहीं चाहिए। आप एक छोटे लैंड साइज़ में भी कल्टीवेट कर सकते हो, टेरेस गार्डनिंग कहा जाता है उसको। है ना? कि आप छत के ऊपर लगा रहे हैं या आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो उसमें आपने लगा दिया। इन सब चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। तब शायद हम उत्पादन को और ज़्यादा स्केल अप कर पाएँ। तो ये चीज़ जो है कहीं न कहीं बता रही, पर इस बार मुद्रास्फीति वाले चैप्टर में कुछ भी ऐसा विशेष नहीं दिखा, क्योंकि अभी पिछले ही इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने चीज़ें लिखी भी थी। तो एक रूटीन इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने सिर्फ़ कि सीपीआई में भी खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बना हुआ है। अभी कितना है खाद्य मुद्रास्फीति, लगभग-लगभग अगर हम देखें तो अभी भी वो आंकड़ा हायर एंड पे है। और अगर हम इसको अ, ठीक करना चाहें तो अगर आप देखें 8.4 से इसको अगर हमें 6 के अंदर लाना है खाद्य मुद्रास्फीति को, तो बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा दालों के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ जाएँ। पर मेरे ख़्याल से दाल के साथ-साथ जैसे पिछली
जो है इकोनॉमिक सर्वे ने बात की थी, वो भी महत्वपूर्ण है कि हमें तेलों के कल्टीवेशन पे भी ध्यान रखना होगा। तेलों का उत्पादन, क्योंकि तेलों को लेकर भी लगातार स्थिति बनी हुई है। हालाँकि हमने जो है नाइजर सीड पर भी और तमाम और तिलहन की चीज़ों का एमएसपी बढ़ाया है। जब एमएसपी बढ़ा देते हो तो उत्पादन बढ़ जाता है स्वतः ही, लोग उसका ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो सरसों का उत्पादन है या तमाम जो इस तरह के तिल के चीज़ें हैं, जिनको आप तिलहन बोलते हो, उनको जो है करीब 7 हैं तिलहन आपके एमएसपी में। तो उन तिलहन का जो उत्पादन है उसको भी कल्टीवेट किया गया, चाहे वो कुसुम हो, चाहे वो सूरजमुखी हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो नाइजर सीड हो। इन सब का एमएसपी बढ़ाया जाना भी कहीं न कहीं एक उम्मीद है कि अब चूँकि रबी क्रॉप है, तो अब हमारे पास प्रोक्योरमेंट लिस्ट आएगी। एक आध मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर प्रोक्योरमेंट लिस्ट आ जाएगी न्यूज़पेपर्स में। तो तब समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली कितना प्रोडक्शन हुआ। आई होप आप जानते हो कि एक होता है एमएसपी, एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस हार्वेस्टिंग के साइड समय किया जाता है ताकि अंदाज़ा लग जाए कि कितना उत्पादन हुआ था। उस हिसाब से कीमतें निर्धारित की जाएँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बता रही हैं कि भारत में सीपीआई चिंता का विषय बना हुआ है। हो सकता है, मतलब ये मैं अपनी तरफ से एक अनुमान लगा रहा हूँ कि डब्ल्यूपीआई में एक नया पैनल बनाना, डब्ल्यूपीआई में करीब 10-12 टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं। ऐसा तो नहीं कि सरकार फिर से दोबारा पीपीआई या डब्ल्यूपीआई को वरीयता देने वाली है, क्योंकि सीपीआई को वरीयता 2010 के बाद से ज़्यादा दी जाती है। उससे पहले डब्ल्यूपीआई को ज़्यादा वरीयता थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम डब्ल्यूपीआई को दोबारा से वरीयता देना शुरू करें, जैसा पहले प्रचलन में था। जो भी होगा, पर मेरे ख्याल से रंगराजन बिल्कुल सही कहते हैं कि मुद्रास्फीति तो रिटेल ही होती है ना। होलसेल तो एक बिजनेस की बात होगी, एक्चुअल मुद्रास्फीति तो कस्टमर्स की जेब से कितना जा रहा है उस पर निर्भर करती है। सेवा मुद्रास्फीति का कम होना, कोर मुद्रास्फीति का नियंत्रित रहना, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सीएफपीआई का बढ़ा होना और उसी क्रम में ज़ाहिर सी बात है डब्ल्यूपीआई का भी बढ़ा होना, ये बता रहा है बार-बार कि कहीं न कहीं खाद्य मुद्रास्फीति, और इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि भारत जैसी जनसंख्या में, मैं एक बार फिर आपको बताऊँ, एफएओ बिल्कुल ठीक-ठीक कहता है, और वैसे भी हम लोग जो लोग क्लास में उनको ध्यान होगा, हम कृषि की बात भी इसी से शुरू करते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा आप आयात करके नहीं कर सकते हो। मैं अक्सर कहता भी लाइटर नोट पे कि जब 10, 20, 50 बाराती हों तब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। जब 2000 बाराती हों तब डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं किया कर सकते आप। तब आपको जो है अपने घर पे ही शामियाना लगाना पड़ेगा। उसका कोई विकल्प नहीं है। इतने बड़ी जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति आप आयात करके नहीं कर सकते हो। इसलिए भारत में कृषि बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि एक तो हमें इतनी बड़ी जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और अगर भारत को चालू खाता अधिशेष चाहिए तो कृषि को लगातार 4% से ऊपर रखना पड़ेगा, और कृषि निर्यात को कुल निर्यात में 10% से ऊपर होना पड़ेगा। तभी आप देखोगे कि भारत चालू खाता अधिशेष में आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को मानते हुए कृषि को थोड़ा नए सिरे से देखे जाने की ज़रूरत है, और कोऑपरेटिव ईयर भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो महत्व, जैसा आप बिल्कुल ठीक बात है, कृषि एक नए सेक्टर की तरह देखा जाना चाहिए कि उसमें क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, क्या-क्या विकल्प हैं, क्या-क्या संभावनाएँ इत्यादि, इत्यादि। तो ये बात थी। इस चैप्टर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एक चीज़ का ज़िक्र है, मैं चाहूँगा कि आप अगर समय निकाल के कभी इसको, अभी तो नहीं पर मेंस में ज़रूर पढ़ें, जहाँ पर ये जो है जो है बॉर्डर ट्रेडिंग सिस्टम की बात की गई है, जो यूरोपियन यूनियन लेके आया है। यूरोपियन यूनियन अब ये देखता है कि हम जब कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं, जब कोई चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, तो उसका कार्बन इमिशन कितना है, और अगर हम खुद बनाते हैं तो कार्बन इमिशन कितना है। तो वो ये गेज कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ खुद बनाई और कार्बन इमिशन हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि एक इंडेक्स है, आपने सुना होगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एचडीआई में अब, जिसको हम बोलते हैं पीएचडीआई, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई। जो पीएचडीआई में हम ये देखते हैं कि प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट कितना है और प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट कितना है। इस इंडेक्स को अगर हम आधार बनाएं, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, वो ये देख रहे हैं कि अगर हम अपने यहाँ बना रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना उत्सर्जन हो रहा है, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बचा पा रहे हैं, जिसकी हम कार्बन क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि फिर उनको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ रहा है। तो वो इसका ट्रेड ऑफ कर रहे हैं कि मान लीजिए मैं अपने यहाँ उत्पादित करता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कार्बन ट्रेड करना पड़ रहा है, किसी और से लेना पड़ रहा है कार्बन कार्बन क्रेडिट। तो उसके बजाय हम क्यों ना ये देखें कि क्या ऐसा है कि हम उस चीज़ को इम्पोर्ट ही कर लें,
अपने यहाँ उत्पादन करने के बजाय। तो वो इसको देख रहा है जिसको आप बोल रहे हो कि जो है कार्बन बॉर्डर ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा। एक मोटा-मोटा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ, ये क्या चीज़ है। पीटी में सवाल बन सकता है। मैं फिर कहूँगा क्योंकि पीटी में एक अच्छा सवाल बनेगा क्या चीज़ है? मोटा-मोटा बात होगी कि हाँ, क्या चीज़ है और इसका कैसे जो है उपयोग किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन इसकी संभावनाओं को देख रहा है कि क्या-क्या इसके विकल्प हो सकते हैं। तो जैसे हाँ, ऐसा होता है जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो पूछते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन ने जब सबने सब साझा वित्तीय कार्यक्रम शुरू किया तो उन्होंने पूछा। तो ये होता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमारा बड़ा व्यापार समझौता भी और ज़ाहिर-सी बात है पूरे विश्व का एक बड़ा क्षेत्र है वो। तो उसमें अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा महत्वपूर्ण मान रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछा ही जाएगा। ये थोड़ा अतिशयोक्ति होता है इस तरह से बोलना। कुछ ही चीज़ों पे ऐसा बोला जा सकता है कि इसको नहीं पूछेंगे चाहे कितना भी लोग गेस कर लें तब भी पूछेंगे। कुछ चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कितना भी लोग गेस कर लें तब भी पूछा जाएगा वो। उनकी बात अलग होती है लेकिन ये एक सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल है। जहाँ पर बल्कि अगर क्विकली अगर आप जाओ वहाँ पे तो उन्होंने इसका पूरा ज़िक्र किया है कि क्या डायमेंशन है, कैसे ये काम करेगा। वो आप अतिरिक्त देख सकते हो आपके जलवायु वाले चैप्टर में भी उसका थोड़ा और ज़िक्र है। किन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी उसकी गेजिंग वो कर रहे हैं कि हम किस चीज़ को आयात करें और किस चीज़ को हम खुद उत्पादित करें। तो वो क्या कर रहे हैं जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर ज़्यादा उत्सर्जन है, उसको कह रहे हैं कि हम आयात कर लेते हैं। आयात कर लेते हैं ताकि हम उसको ज़्यादा बैलेंस कर पाएँ। तो ये मोटा-मोटा बात रही इन 4 चैप्टर्स की, जो पहले 4 चैप्टर थे। मैं फिर कहूँगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में तो हर एक चैप्टर करीब-करीब 30 से 40 पेज का था, पर शायद यही मेरी सार्थकता भी यही है कि मैं उन चैप्टर्स को कम शब्दों में आपके सामने रख पाऊँ एक आम बोलचाल के लहज़े में। हालाँकि मैंने कहीं भी कंटेंट के कॉस्ट पे बोलचाल को आसान नहीं किया है। बोलचाल को आसान करने में ऐसा ना हो कि कंटेंट कमज़ोर हो जाए। लेकिन हाँ, पूरी कोशिश की कि उसको एक डायलॉगिक फ़ॉर्म में बातें की जाएँ ताकि आपको बात ध्यान भी रह जाए और इसका मर्म क्या है। बट उसके बावजूद मैं फिर कहूँगा कि सबसे अच्छा तरीका ये है चूँकि अभी आप पीटी की तैयारी भी कर रहे हो, तो सबसे स्टैंडर्ड तरीका ये कि आप एक चैप्टर वहाँ पढ़ो। आपने यहाँ पे डिस्कशन कर ही लिया, सुना ही है इसको देख लिया और उसके बाद फौरी तौर पर घड़ी लगा के कि 20 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना इस चैप्टर को। नहीं तो कई बार आप एंगेज हो जाते हो बेमतलब, तो 20 मिनट में फौरी तौर पे पूरा चैप्टर देख जाइए, कुछ नया चीज़ दिखेगा तो एक तेज़ गति से भी कि हाँ, कम से कम आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि इसकी बातें हुई हैं। जो चीज़ बॉक्स में है उसको ज़रूर देखना चाहिए। जो बॉक्सेस हैं उनको ज़रूर देख लेना चाहिए और बॉक्सेस में भी जो पहले 2-3 पैराग्राफ की बातें होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं आपके। आपका उससे पर्पज़ सॉल्व हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर पूरा उद्देश्य यही था, ये ट्रेड ऑफ मेरे सामने भी है कि क्या यहाँ पर हम ज्ञान की बातें ज़्यादा करें, पर मुझे लगता है अब इम्तिहान इतना नज़दीक है कि यहाँ पर सिर्फ़ इम्तिहान को ही सार्थक चीज़ों पे ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। बाकी बातें, बाकी विमर्श बाद में भी हो सकते हैं, होते ही हैं। तो ये जो है बात रही इकोनॉमिक सर्वे की इन 4 चैप्टर्स की। आई होप आप इस डिस्कशन से लाभान्वित हुए। थैंक यू।